नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, चुनावों में राहुल गांधी सफेद टी शर्ट में एक राज्य से दूसरे राज्य घूमते हुए अपना स्वैग दिखा रहे हैं और उधर मोदी सहित तमाम बीजेपी के नेता चिढ़ते कुढ़ते हुए बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी तो जनता को जल्लादों जैसा बताने या बनाने की सलाह या बनने की सलाह देने लगे हैं और मोदी जी जो हैं वो जनता को कमल का बटन ऐसे दबाने को कह रहे हैं जैसे विरोधी को सूली पर चढ़ाना हो। देश ने इससे पहले ऐसी भाषा बोलने वाला प्रधानमंत्री शायद नहीं देखा था। हालांकि राहुल गांधी मोदी की नफरती भाषा का सटीक जवाब दे रहे हैं। आप जानते हैं कि विधानसभा चुनावों में असली मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है, लेकिन इस बार बीजेपी हड़बड़ाई हुई, बौखलाई हुई और घबराई हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस क्लीन स्वीप वाले आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनावों का क्लाइमैक्स अब नजदीक आ चुका है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के बाद अब कल दूसरे दौर का मतदान यानी कि दूसरे दौर की वोटिंग है और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भी कल वोटिंग होनी है पूरे के पूरे 230 सीटों पर। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को जोड़ दें तो 230 उधर मध्य प्रदेश में और 70 सीटें छत्तीसगढ़ में, यानी 300 सीटों पर कल वोटिंग है। और दोनों 20 सीटों पे वोटिंग पहले हो चुकी है, इसलिए 70 और 230 यानी कुल 300 सीटों पे कल वोटिंग है। दोनों राज्यों में कल से चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन अब सोशल मीडिया के सहारे एक दूसरे को घेरा जा रहा है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ध्यान अब राजस्थान में है। सोनिया गांधी तो पहले ही जयपुर पहुंच गई हैं। हालांकि कहा गया कि स्वास्थ्य का हवाला दिया गया, दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा है इसलिए वहां है, लेकिन सोनिया गांधी का वहां रहना ही इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए एक आत्मबल को बढ़ाने वाली बात हो सकती है या हो गई है, ये कह सकते हैं। और अब राहुल गांधी भी राजस्थान पहुंच गए हैं। सफेद टी शर्ट और कंधे पर अपना बैग लटकाए हुए, जरा उस तस्वीर को ले आइए, ये देखिए, सफेद टी शर्ट और कंधे पर अपना बैग लटकाए हुए राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है, उससे बड़ा राजनीतिक संदेश चला गया है। राहुल के इस अंदाजे बयां पर बीजेपी भी हैरान रह गई। आइए पहले सुन लेते हैं कि जब उनसे पत्रकारों ने पूछा, ये देखिए, ये तैयारी, ये इंतजार चल रहा है, जोधपुर एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री कह लें या नेता ऐसे जो कभी बगावती तेवर अपनाए हुए थे, लेकिन अब दोनों साथ साथ गलबहियां करते हुए नजर आ रहे हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। लेकिन जरा सुनिए यहां राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है और यहां से क्यों घबराहट है, क्यों बौखलाहट है बीजेपी में, वो भी आपको शायद पता चले। पहले सुनते हैं राहुल गांधी को। राहुल जी एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहाँ स्वीप करके चुनाव जीतेगी। धन्यवाद। काफी अच्छी तस्वीर थी, सुखद तस्वीर है। राहुल जी एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहाँ स्वीप करके चुनाव जीतेगी। धन्यवाद। काफी अच्छी तस्वीर थी, सुखद तस्वीर है। तो पत्रकार पूछ रहे हैं कि दोनों यानी अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं, तो कह रहे हैं यहां राहुल गांधी के एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं बल्कि एक साथ हैं और कांग्रेस पार्टी यहां क्लीन स्वीप करेगी, हम राजस्थान स्वीप करके दिखा देंगे, ये कह रहे हैं यहां राहुल गांधी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इन दोनों के बीच की दरार पर बीजेपी अपनी जीत की नींव रखने की तैयारी में थी, आप जानते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने बीजेपी के इस हवा महल को बनने से पहले ही गिरा दिया। पत्रकारों के जरिए उन्होंने संदेश पहुंचा दिया कि साथ दिख ही नहीं रहे हैं बल्कि साथ हैं, यानी कांग्रेस में सब एकजुट हैं और यहां बीजेपी का फूट डालो राज करो का फॉर्मूला नहीं चलेगा। इसके बाद चुनावी मंच से भी उन्होंने गहलोत और पायलट के साथ अपने हाथ ऊपर करके कांग्रेस की एकजुटता को दिखाया। महत्वपूर्ण तस्वीर है जिसमें दोनों साथ साथ हैं और बीच में राहुल गांधी हैं। इससे साफ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी जो मैसेज देना चाहते हैं अपने
वोटर्स के बीच में, मतदाताओं को, और खासकर जो राइवल पार्टी यानी कि विपक्षी दल इनके सामने बीजेपी है, उन दोनों को कि हम सब एक साथ हैं और आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। इस तस्वीर में दिख रहा है कि अशोक गहलोत और पायलट साथ साथ हैं। दरअसल बीजेपी दोस्तों लंबे वक्त से इसी फिराक में है कि कांग्रेस की दरार का फायदा वो उठा सके, और इसके अलावा मीडिया के जरिए ये खबरें भी चलाई जा रही थीं कि राहुल गांधी जानते हैं कि कांग्रेस राजस्थान में हार रही है, इसलिए वो प्रचार करने के लिए या चुनावी सभाओं में नहीं आ रहे हैं राजस्थान। जबकि हकीकत क्या है, यह राहुल गांधी ने आज बता दिया है और ऐलान कर दिया कि कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है। अब तो राहुल ही नहीं बल्कि प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी राजस्थान में प्रचार के लिए आ रहे हैं। दरअसल इससे पहले कांग्रेस अपना ध्यान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगा रही थी, जहां बीजेपी बार बार कांग्रेस की हार के दावे कर रही है। मगर राहुल गांधी और प्रियंका के बयानों पर जिस तरह चिढ़कर बीजेपी नेता जवाब दे रहे हैं, उससे समझ आता है कि बीजेपी को अपनी कमजोरी का एहसास हो चुका है। कल प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा सहित नरेंद्र मोदी पर कई तंज किए थे। आपको याद होगा भाषण, कल जो भाषण दे रही थी जिसमें फिल्मी डायलॉग्स, लेकिन उसके बाद सिंधिया ने प्रियंका को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बताया। उस ट्वीट को भी आप तक हमने अपने कल के न्यूज पॉइंट में पहुंचाया था, और इसके साथ इंदिरा गांधी और नेहरू जी को कोसने से भी सिंधिया बाज नहीं आए। वहीं मोदी ने तो जनता को उकसाते हुए कल कह दिया कि कमल का बटन ऐसे दबाना जैसे किसी की आप जान ले रहे हो। आइए पहले सुन लेते हैं। यहां एक बात महत्वपूर्ण जो आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि यहां जिस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, वो पत्रकारिता के सिद्धांतों के हिसाब से और इस मंच के सिद्धांत के हिसाब से भी जायज नहीं है। इसलिए उस शब्द को हम आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं, उस शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां आपको बता रहे हैं कि ऐसे बटन दबाना जैसे आप किसी की जान ले रहे हो। चलिए सुनिए। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। कमल के निशान पर ऐसे। तो सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह भाषा। आप वोट मांगते हैं, अच्छी बात है, और आपको हर 5 साल में जाना होता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के इतने कद्दावर नेता, सबसे बड़े स्टार प्रचारक, वो अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने लगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि फिर इनके नीचे कितनी लंबी फहरिस्त हो जाएगी। खैर, जनता को जल्लादों जैसी भाषा सिखाने वाला प्रधानमंत्री देश में पहली बार हमने देखा है। मोदी जी ने पहले भी देश को ऐसी उटपटांग सलाह दी है, आप याद कीजिए। लेकिन आज राहुल गांधी ने ऐसी ही एक सलाह पर करारा जवाब दिया है। राहुल गांधी की उस बात को हम सुने, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मोदी जी ने पहले बहुत ऐसी बातें कही हैं, और उन बातों को अगर आप रिकॉल करना चाहते हैं तो अभी से थोड़ी देर पहले एक वीडियो शेयर किया हूं, हमारी राय नाम से, आप देखते हैं, आप सराहते हैं, उसको जरूर देखिएगा। और उसका शीर्षक है कि क्या मोदी ही हरा रहे हैं बीजेपी को। देखकर उसमें कमेंट जरूर लिखिएगा। चलिए इधर बढ़ते हैं हम न्यूज पॉइंट में, और चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी आखिर ऐसी भाषा का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो मोदी जी आखिर ये क्यों भूल गए कि वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और क्या देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को जल्लादों जैसा बनाने पर तुले हुए हैं। जल्लादवर तो आप जानते ही हैं। चलिए, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने ऐसी ही एक सलाह जो दी है मोदी जी ने, उस पर करारा जवाब दिया है। सुनिए राहुल गांधी को। मोदी जी ने आपसे कहा मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो, थाली बजाओ। याद है आपको? पूरे देश में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं थी। नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते भाइयों और बहनों कोविड आ गया, लाखों लोग मर रहे हैं, चलो थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। और यहां पे भीलवाड़ा मॉडल, वहां पे थाली बज रही थी। राजस्थान में
घर में फूड पैकेट मिल रहा था, दवाई मिल रही थी, मरीजों की रक्षा हो रही थी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों की सरकार चलाते हैं, किसानों के, मजदूरों की सरकार चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पेंशन बंद कर दी, ओल्ड पेंशन स्कीम रद्द कर दिया। राजस्थान में हमने ओपीएस पास कर दिया, कानून बनाने जा रहे हैं। महंगाई राहत कैंप 1.5 करोड़ लोगों को फायदा दिया। सिलेंडर की सब्सिडी, बिजली की सब्सिडी, अन्नपूर्णा फूड पैकेज, ये हमारा काम है, कांग्रेस पार्टी का काम है। गरीबों के जेब में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, वो अदानी जी के जेब में डालते हैं, हम आपके जेब में डालते हैं। तो सुन रहे थे आप यहां राहुल गांधी, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं और थोड़ा सा और पीछे ले जाकर के 2020-2021 को याद दिला रहे हैं। यहां राहुल गांधी भीलवाड़ा में थे आज और वहां भीलवाड़ा मॉडल की बात वो कर रहे थे। राहुल गांधी ने कोरोना का वो मुश्किल वक्त याद दिलाया जब पूरे देश में लोग मर रहे थे, दवाई नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, सबकी कमियां थी। तब मोदी जी ने कहा था कि मोबाइल की लाइट जलाओ, थाली बजाओ। राहुल ने यह भी बताया तभी कि राजस्थान में भीलवाड़ा मॉडल था जिसमें घर में फूड पैकेट और दवा मिल रही थी, क्योंकि हम गरीबों की सरकार चलाते हैं। मोदी जी ने पुरानी पेंशन रद्द कर दी, लेकिन राजस्थान में हम ओपीएस कानून बनाने जा रहे हैं। महंगाई राहत कैंप से हमने करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाया है। पीएम मोदी अडानी की जेब में पैसा डालते हैं, हम जनता की जेब में पैसा डालते हैं। तो दोस्तों, एक साथ यहां बहुत सारी बातें राहुल गांधी उन उसूलों, मुद्दों और जनता के हित की बात करते हुए नजर आए, लेकिन मोदी जी क्या कह रहे हैं? कमल का बटन ऐसे दबाओ, ऐसे दबाओ, ऐसे दबाओ, जैसे आप किसी को लटका रहे हो। खैर, तो दोस्तों, आज राहुल गांधी ने राजस्थान में कोरोना से लेकर किसान आंदोलन और नोटबंदी, जीएसटी, सबसे हुई तकलीफों की याद जनता को दिला दी और इसके साथ ही कुछ गारंटियां भी दी हैं जिनसे आम लोगों का जीवन आसान बनेगा। इससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी राहुल गांधी कांग्रेस की गारंटियां दे चुके हैं और उससे पहले जब राहुल गांधी मिजोरम पहुंचे थे, 2 दिन तक वहां थे, वहां स्कूटी की सवारी भी उन्होंने की थी। उस समय भी वहां मिजोरम और मिजोरम से जोड़ते हुए मणिपुर की चिंता उन्होंने जाहिर की थी, आप याद कीजिए। तो तमाम चीजें, एक तरफ कांग्रेस क्रमबद्ध तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर बढ़ते हुए, और दूसरी तरफ बीजेपी हड़बड़ाई हुई, घबराई हुई, परेशान। आखिर क्या कारण है? आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या जनता इन गारंटियों के बदले कांग्रेस को सत्ता सौंपती है या फिर मोदी की सलाह मानकर जल्लाद बनकर कमल का बटन दबाती है। चर्चा इस गंभीर सवाल पर भी करेंगे कि क्या सत्ता के लिए जनता को इस तरह उकसाना सही है? क्या चुनाव जीतने के लिए लोकतंत्र को हराना जरूरी है? और क्या राहुल का यह एक्शन प्लान पलट देगा खेल? इन सब की चर्चा करेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। इस वक्त हमारे साथ 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय शंकर सिंह साहब, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और इधर स्टूडियो में हमारे साथी वरिष्ठ साथी शकील अख्तर जी। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है और स्वागत है, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। दिल्ली में हल्की हल्की सर्दी शुरू हो गई है, लेकिन मौसम बहुत खराब है और धुंध छाई हुई है। धुंध सर्दी की नहीं, कुहासे कोहरे की नहीं, धुंध जो है वो पॉल्यूशन की है। और इस पॉल्यूशन को से दूर हटते हुए सोनिया गांधी पहुंच गई हैं जयपुर। हालांकि जयपुर में भी पॉल्यूशन की रफ्तार उतनी नहीं होती जितनी दिल्ली में, लेकिन फिर भी है। लेकिन उस पॉल्यूशन को चीरते हुए सोनिया गांधी वहां एक अलग, शायद कुछ लोगों की नाराजगी को दूर करने के लिए अपनी पार्टी की, और उसके अलावा एक्शन प्लान, और कहा जाए कि अगर आप युद्ध क्षेत्र में अपना ऑफिस बना लेते हैं, जिसको वार रूम आजकल कहते हैं लोग, और खासकर आप देखिए तो हर चुनाव में हर पार्टी वाले अपना एक वार रूम बनाते हैं,
या वॉर बिल्डिंग ही बना देते हैं जो बोलिए, तो ये कर लेते हैं। तो ऐसा करके वहां पर जब इकट्ठा होते हैं तो वो कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस यहां क्या पाना चाहती है? आज राहुल गांधी का जो आप बयान अभी सुन रहे थे, उस बयान से राहुल गांधी ने क्या कुछ देने की कोशिश की? इससे पहले जो वो एयरपोर्ट पे कह रहे हैं, जोधपुर एयरपोर्ट पे कह रहे हैं कि हम साथ हैं, और ये जो आप कह रहे हैं अभी सुना आपने, एक बार फिर से सुन लेते हैं और फिर सीधा उस बयान के साथ आना चाहता हूं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, पहले उस बयान को जरा एक बार फिर से ले आइए। राहुल गांधी एयरपोर्ट पे जो कह रहे हैं, मीडिया के लोग जब उनसे पूछ रहे हैं कि ये दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए। राहुल जी एक भाई, राहुल जी एक भाई, एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। धन्यवाद। काफी अच्छी तस्वीर थी, सुखद तस्वीर है। राहुल जी एक भाई, राहुल जी एक भाई, एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। धन्यवाद। काफी अच्छी तस्वीर थी, सुखद। स्वामी जी, यहां पे देख रहा हूं कि राहुल गांधी के चेहरे पे हल्की मुस्कान है। जो बात कह रहे हैं उनके एक एक शब्द में ऐसा भी नहीं है कि कहीं वो विचलित हैं या कहीं परेशान हैं, न ही यहाँ नाप तौल के बोल रहे हैं, बल्कि स्वतःस्फूर्त उनके अंदर से ये निकलती हुई भाषा, निकलते हुए शब्द नजर आ रहे हैं। क्या कुछ आप देखते हैं? और यहाँ से, क्योंकि ये बात यहाँ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब यहाँ से राजस्थान का जो चुनावी समर है उसकी शुरुआत होती है। कैसे इसको आप देखते हैं, कैसे देखा जाए? राहुल ने जो कह दिया है क्लीन स्वीप करेगी कांग्रेस पार्टी, इसमें कितना दम आपको दिखाई देता है? यहीं से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए राजीव जी, केवल राहुल गांधी के चेहरे पे मुस्कान नहीं दिखाई पड़ रही है। आज जितने भी हम जैसे देशभक्त लोग हैं उनके चेहरे पे मुस्कान दिखाई पड़ रही है। राहुल गांधी ने एक संदर्भ तो लिया, उन्होंने कहा कि थाली बजवाई, दिया जलवाया, मोमबत्ती जलवाई, पता नहीं क्या क्या किया। आपको भी स्मरण होगा जब अचानक रात को 8 बजे तालाबंदी की घोषणा की गई थी। जो लोग बड़े बड़े कोठियों में रहते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स में रहते हैं, उनको परेशानी नहीं हुई। देश के जो गरीब लोग थे, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, और 10 बाई 10 की झुग्गी झोपड़ी में 8-8, 10-10 लोग सोते हैं, जब उनको बाहर निकल पे पुलिस डंडे से मारा करती थी और वो घर के अंदर बंद थे, खाने के लिए नहीं था। और राजीव जी, मैं अपना अनुभव बताता हूं, आपने भी शायद महसूस किया होगा, अल्प मध्यम वर्ग के लोगों को जो 15-20 हजार रुपए कमाते थे, भीख मांगते मैंने देखा है। और हम लोगों ने उन लोगों को, जो खुददार लोग थे, उनको भीख पे निर्भर देखा है। प्लेट लेके खड़े हो जाते थे और दाल और चावल खाते थे क्योंकि उनके पेट खाली थे। एक मूर्खतापूर्ण निर्णय की वजह से आपने देखा होगा, अटैची के ऊपर अपनी 3 साल की बिटिया को लिटाती हुई एक मां को अटैची को घसीटते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा 1200 किलोमीटर एक बिटिया ने अपने बाप, जिसकी टांग टूट गई थी, साइकिल में बिठा के बिहार तक 1200 किलोमीटर उसने साइकिल चलाई थी। ये देश की दुर्दशा कर दी थी। एक मूर्खतापूर्ण निर्णय ने देश की पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया था, गरीबों को परेशान कर दिया था, और लाठियां पुलिस की चारों तरफ से गरीब जनता को पड़ रही थी। एक और चीज देखिए, इस देश के राजनेता राजीव जी दूसरे देशों में 100-100 एकड़ जमीन खरीद रहे हैं, दूसरे देशों में 100-100 एकड़ जमीन खरीद रहे हैं गांजे की खेती करने की। और वो गांजे की खेती करके उसकी जो ड्रग्स बन रही हैं वो हमारे देश में किस प्रकार से आ रही हैं, ये आपने देखा पिछले सालों में किस प्रकार से पोर्ट्स में उसकी स्मगलिंग हुई और बाद में कोई बात नहीं हुई। और 2-3 चीजें देखिए राजीव जी, अफगानिस्तान जिसको हम कहते हैं कि बड़ा लुटा पिटा देश है, बर्बाद देश है, अफगानिस्तान के एक क्रिकेट खिलाड़ी को सहन नहीं हुआ, वो देख नहीं पाया, अहमदाबाद की सड़कों में हिंदुस्तान के गरीब लोगों को सड़कों के किनारे सोते हुए उसका भी हृदय टूट गया। सुबह 4 बजे जाके गरीबों को उठा उठा के उसने पैसे दिए हैं, दिवाली है तुम्हारी, दिवाली को मनाओ। राजीव जी समझिए, एक मुसलमान व्यक्ति जिसे भक्त लोग दिन भर गाली देते हैं, उसने जाके हिंदुओं को उठा उठा के पैसे दिए कि अपनी दिवाली अच्छी तरह से मनाओ। ये हिंदू मुसलमान एकता की उदाहरण है। राजीव जी एक और बात सुनिए, भक्त लोग आपके वैसे ज्यादा होते नहीं है लेकिन जो भी हैं सुने। अगर मोहम्मद शमी ना होता
हिंदुस्तान सेमीफाइनल में ना पहुंचता। इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु अगर बनेगा, जी फाइनल में पहुंचा, फाइनल में पहुंचा, सेमीफाइनल न जीतता। मोहम्मद शमी ने, और मोहम्मद शमी से किसी ने पूछा, मोहम्मद शमी ने उसी प्रकार का जवाब दिया जैसे अशफाकुल्लाह खान ने दिया था। अशफाकुल्लाह खान ने जो कहा था वही मोहम्मद शमी ने कहा। उसने कहा अपने देश के प्रति मेरी इतनी ज्यादा खुददारी है, इतना ज्यादा समर्पण है, मर जाऊंगा हिंदुस्तान के ऊपर आंच आने से पहले। ये मोहम्मद शमी के शब्द थे। ये उस आबादी को जो देश को गौरवान्वित कर रही है, देश को आगे बढ़ा रही है, इसको किस प्रकार से बदनाम करते हैं। और अगर आज सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो सेमीफाइनल में हिंदुस्तान न जीता, फाइनल में ना पहुंचता। ये हिंदू मुसलमान सिख एकता का प्रमाण है। और जिस प्रकार से आप देखिए वहां पे तेलंगाना के अंदर बहुत बड़ी अभिनेत्री जो बीजेपी की बहुत सशक्त नेता थी, आज उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। ये परिवर्तन हो रहा है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं, और हम तो खैर 6 महीने से कह रहे हैं, राहुल गांधी ने तो आज कहा है, वास्तविकता में इतना बड़ा अंडर करंट है राजीव जी, ये देखिएगा 1977-84 से आगे का अंडर करंट है। बीजेपी पूर्ति तरह से साफ हो जाएगी। और मोदी जी इसीलिए बदहवासी में इस प्रकार की बात कर रहे हैं जो हम और आप भी करने से कतराते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री फांसी की और हिंसात्मक बातें कर रहे हैं, एक अहिंसात्मक लोकतांत्रिक मतदान की प्रक्रिया में हिंसा को ला रहे हैं, क्योंकि उनके गुरु जो हैं वो गोडसे हैं। 15 तारीख कल गोडसे का भी आप नाम ले रहे हैं। कल ही गोडसे का काम तमाम किया गया था 15 नवंबर को, और उसी दिन आखिर क्यों प्रधानमंत्री को भी वही बात याद आई। खैर उसकी चर्चा लोग पूछ भी रहे हैं, उसकी चर्चा कर भी रहे हैं, लेकिन बात यहाँ यह है कि प्रधानमंत्री आखिर इतने उकसावे वाली बात या हिंसक बात क्यों करते हैं, यह सवाल पूछा जा रहा है। जरा आना चाहूँगा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास जल्दी से। मध्य प्रदेश में कल 230 सीटों पे चुनाव है, और उससे पहले सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी एक नए बंगले की तैयारी कर चुके हैं। बंगला खाली करने की तैयारी हो रही है क्या? क्योंकि आज बहुत चल रही है खबर, आज ये तस्वीर काफ़ी चल रही है। कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं ने, कांग्रेस के समर्थकों ने उस तस्वीर को, उनके नए बंगले की तस्वीर को जारी किया है, शेयर भी किया है। लेकिन चलिए ये एक दूसरी बात। पहली बात ये है कि क्या कुछ वहाँ पे है आज। अब कल मतदान है और आज आखिरी शाम, बोलते नहीं कि आज की रात कत्ल की रात है, ऐसे ही कुछ डायलॉगबाजी हम लोगों ने फिल्मों में सुनी थी। तो जरा इस कत्ल की रात क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप वहां हैं जहां बहुत कुछ हो रहा है, जहां फिल्मी डायलॉग्स चल रहे हैं, और फिल्मों से तो आपका नाता काफी पुराना है, इसलिए भी। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। प्रकाश जी की आवाज नहीं आ रही है। प्रकाश जी प्लीज या तो रिकनेक्ट कर लीजिए, तब तक मैं दोबारा आता हूं आपके पास में। आपकी आवाज नहीं आ रही है। और जरा इधर शकील अख्तर जी आपके पास आना चाहता हूं। शकील जी चलेंगे प्रकाश जी के पास, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल प्रकाश जी के पास रखा था, उनसे पूछूंगा। लेकिन उससे पहले एक तो वहां जो आज आखिरी रात, चुनाव कल है इसलिए भी, लेकिन दूसरी तरफ एक सुबह भी आज हमने सुबह जो राहुल गांधी का जो बयान हमने सुना, और उस बयान के बाद से बहुत सारे 3-3 रैलियां राहुल गांधी ने की हैं, और उसमें जो बातें जिस अंदाज में वो करते हुए आ रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे हैं, आखिर चूंकि आप अभी आ रहे हैं, और कई हमारे साथी जानते भी हैं कि आप कांग्रेस को आज से नहीं बल्कि पिछले 30 सालों से कवर कर रहे हैं, कांग्रेस के चप्पे चप्पे से आप वाकिफ हैं, उस हिसाब से भी समझना चाहता हूं कि क्या चल रहा है अंदर खाने। कांग्रेस की कितनी बड़ी तैयारी हो गई है कि राहुल गांधी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में आते हैं, यहां भी कहते हैं हम जीत रहे हैं, तो वहां तीसरे राज्य में पहुंचते हैं, वहां भी कह रहे हैं हम जीतते हैं। आखिर ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, और अंदर खाने चल क्या रहा है कांग्रेस के? आपसे बेहतर कौन बता सकता है? सबसे पहले तो ये बता दें राजीव जी कि कल चौथे राज्य में जा रहे हैं वो, कल तेलंगाना जा रहे हैं वो, राहुल गांधी। कल राहुल गांधी, क्योंकि प्रियंका गांधी जो राज कह सकते हैं फिर। हाँ, क्योंकि प्रियंका गांधी जो हैं कल राजस्थान पहुंच रही हैं, तो राहुल जो है उन्होंने तेलंगाना का प्रोग्राम बना लिया है, कल तेलंगाना में जा रहे हैं वो। अभी आप जो मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, तो हम ये बताना चाहेंगे कि कोई भी मुख्यमंत्री जो है जब पूर्व मुख्यमंत्री हो जाता है तो खुद को मकान अलाट नहीं कर सकता। आज जो शिवराज सिंह चौहान
2 बंगले मिला के एक नया बंगला बना रहे हैं वो, और जिसका काम वो करवा रहे हैं, और जो वो कह रहे हैं कि या उनके लोग कह रहे हैं या जो मैसेज जा रहा है कि वो उसमें रहेंगे, तो वो नई सरकार जो आएगी वो किसे देती है ये उस पर निर्भर करता है। यहाँ दिल्ली में तो जो बीजेपी की सरकार है उसने राहुल और प्रियंका दोनों के बंगले खाली करवा लिए थे। हालांकि कांग्रेस इसे याद रखती नहीं है, वो शायद रखे या न रखे पता नहीं, लेकिन जब नई सरकार आ जाएगी तो वो ये फैसला करेगी कि ये बंगले कौन सा किसको देना है, किसको नहीं देना है। खैर, ये मध्य प्रदेश की बात हो गई, लेकिन इस मैसेज ने आज बहुत ही बीजेपी के लिए गलत असर डाल दिया है कि मतदान से ठीक एक दिन पहले अगर ये मैसेज जाता है कि मुख्यमंत्री खुद को पूर्व मुख्यमंत्री मान चुके हैं, और जो श्यामला हिल्स का बंगला है, जो मुख्यमंत्री का बंगला होता है वहाँ पे, वो छोड़ के दूसरे बंगले की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। और ये मैसेज आज सब जगह पहुँच गया है, और इसका नुकसान ये होता है कि कार्यकर्ताओं के हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं और कार्यकर्ता काम नहीं करते हैं, और जनता में मैसेज चला जाता है कि अगर आप जीत ही नहीं रहे हैं तो जो वोट देने वाले होते हैं वो सोचते हैं वोट देने से क्या फ़ायदा। अब दूसरी बात देखिए, आज की असली खबर जो है वो राजस्थान से ही है। आज राजस्थान से जो मैसेज गया है वो इतनी तेज़ गति से पूरे राजस्थान में और राजस्थान के अलावा बाकी 4 राज्यों में फैल गया है, जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा ही नहीं होगा। कुछ संदेशों में इतनी गति होती है, और वो गति थी आज के राहुल के वो वीडियो में, जब वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक तरफ अशोक गहलोत को और दूसरी तरफ सचिन पायलट को लेकर कहते हैं कि ये दोनों साथ हैं और साथ रहेंगे और हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। आप ज़रा उनकी भाषा देखिए, उस भाषा में जो पुख्तगी है, जो गंभीरता और ठोसपन जिसे हम कहते हैं, आत्मविश्वास, वो पूरा भरा हुआ है एकदम फुल। राहुल गांधी को इतने कॉन्फिडेंस में लोगों ने कम देखा होगा, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात करते हैं, और ये कॉन्फिडेंस आता है अंदर से। आपने सोनिया गांधी का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात आपने बताई। देखिए, सोनिया गांधी गई तो डॉक्टरों की सलाह से हैं, दिल्ली छोड़ के। डॉक्टरों की सलाह थी दिल्ली छोड़िए, लेकिन वो जयपुर से बहुत बेहतर जगह जा सकती थी। जयपुर में इन दिनों सर्दी है, ठंड है, जैसी दिल्ली में कुछ से ज़्यादा ही है वहाँ पे, और अस्थमा के रोगी के लिए थोड़ा गर्म एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है। तो दक्षिण में कहीं भी जा सकती थी, वो किसी भी जगह जा सकती थी जहाँ गर्म होता, लेकिन उससे बेहतर क्या होता, कोई भी जगह जा सकती थी। छत्तीसगढ़ भी जा सकती थी, वो छत्तीसगढ़ का मौसम बड़ा गर्म रहता है और अच्छी बहुत शांत जगह है, और हवा जो है, ऑक्सीजन जो है, वो छत्तीसगढ़ से ज़्यादा शुद्ध शायद ही कहीं मिले, आप तो जानते हैं जी। खैर, लेकिन उन्होंने जयपुर चुना, और जयपुर में वो वहाँ एक नेता के तौर पे बैठ नहीं सकती थी। कोई भी नेता नहीं बैठ सकता है, एक नेता हमेशा नेता ही होता है। तो जो आज सचिन और पायलट राहुल के इंतज़ार में खड़े थे, उससे पहले पोस्टर लग चुके थे इनके, ये सब सोनिया गांधी ने मैनेज किया है। उन्होंने दोनों को कह दिया था कि देखिए, अगर जीतना है तो आप लोगों को साथ दिखना पड़ेगा, साथ काम करना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाइए। और जैसे ही राहुल गांधी आए, दोनों एयरपोर्ट पे साथ थे, उन्हें रिसीव किया। राहुल ने मीडिया से बहुत ही संक्षिप्त बात करी। आप देखिए, फोटो तीनों फोटो खिंचवा रहे हैं। हाँ, क्या बातें हो रही हैं। तो राहुल ने जो बड़ा, जिसे कहते हैं कि एकदम सधा हुआ मैसेज दिया, और देखे वो तत्काल आगे बढ़ गए, इन्वॉल्व नहीं हुए बातचीत में मीडिया से। तो आदमी मीडिया से जब ज़्यादा बात नहीं करता है, जब उसके पास एक ठोस संदेश होता है। तो आज का ये मैसेज जो है कांग्रेस के लिए बहुत, जिसे कहते हैं, संजीवनी बन गया है। राजस्थान में अब लड़ाई जो है बहुत ही कांटे की हो गई है, एकदम नेक टू नेक लड़ाई हो गई है। बीजेपी की समस्या ये है कि बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी इस तरह वसुंधरा को साथ लेके नहीं चल सकते हैं, वो नहीं चल रहे हैं। उन्होंने वसुंधरा राजे को बिल्कुल अलग थलग कर दिया, और वसुंधरा को अलग थलग करने का मतलब है कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा हिस्सा था नेताओं का, बीजेपी का, वो अलग थलग पड़ गया है जी। अगर प्रधानमंत्री, दोनों बात कर रहे हैं, देखिए जी हाँ, अगर प्रधानमंत्री जो है ये कर सकें, वसुंधरा को अपने साथ ला के इस तरह से बात कर सकें, उनके साथ चल सकें, तो वहाँ पे भी मैसेज आएगा जी। मगर ये संभव नहीं है। प्रधानमंत्री जो है वो किसी को भी अपने समकक्ष आने देना नहीं चाहते। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक वही वो होते हैं, कोई बराबरी भी नहीं होता। मध्य प्रदेश का चुनाव हो गया, वो शिवराज सिंह चौहान का नाम तक नहीं लेते।
और दूसरी बात जो आपने कही वो हम बता दें जल्लाद की। देखिए बहुत ख़राब भाषा है और जल्लाद इतना जल्लाद नहीं होता है। हमने फांसी अपने आंखों के सामने होती देखी है। शायद देश में बहुत कम ऐसे पत्रकार होंगे, या हो सकता है नहीं भी हो, जब देखी थी हमने तब तो शायद कोई था नहीं जिसने अपने सामने फांसी देखी हो। और वो इसी राजस्थान में जयपुर में एक अवधूत था, वहाँ पे उसने कई हत्याएं की थी और सब ब्लाइंड हत्याएं थी, कुछ पता नहीं चल रहा था कहाँ क्या। वो बहुत पुरानी बात है, 84-85 की। उस पर एक फिल्म भी बनी है, डॉक्यूमेंट्री बनी है, उसमें हमारा बड़ा लंबा और विस्तृत इंटरव्यू है, वो मिल जाएगा शायद कहीं, देखा जा सकता है। उसमें सारी डिटेल हमने उसमें दी है और भी कई बार उस पर लिखा है और बताया है टीवी वगैरह पे भी। खैर, तो वो वहाँ पे फांसी देने के लिए उस अवधूत को जल्लाद आया था, कल्लू, हमें आज भी उसका नाम याद है, उसका इंटरव्यू किया, बहुत सारे हमने उस टाइम काम किए थे, उस अवधूत का भी किया था। तो वो कल्लू जो जल्लाद था उससे हमने कई इंटरव्यू किए, उसको समझने की कोशिश करी। उस टाइम पत्रकारिता बहुत ऐसी होती थी कि जब आप चीज़ों को समझने पे ध्यान रखते थे, गंभीर पत्रकारिता होती थी। तो कल्लू ने ये कहा था कि हम लोगों को कोई हत्या फांसी देने में खुशी नहीं होती है, क्योंकि हमारी नौकरी है, हमारा काम है, नौकरी होती है, जेल विभाग में नौकर होते हैं, वो तनख्वाह मिलती है उनको, तो ये हमारा प्रोफेशन है। लेकिन ये बहुत ही दुखदाई और दर्दनाक पीड़ा है, लेकिन हम ये सोच के अपने मन को सांत्वना दे देते हैं कि ये अदालत का हुक्म है और अदालत का हुक्म सबको मानना चाहिए, जैसे दुनिया मान रही है ऐसे हम मान रहे हैं। लेकिन ये जो मैसेज है ये बहुत ही ख़राब मैसेज है, आप लोगों को हिंसा की तरफ उकसा रहे हैं। कोई भी देश का प्रधानमंत्री अगर लोगों को हिंसा की तरफ उकसाता है तो इसका नुकसान सबको होगा। और जो आप जिक्र कर रहे थे गोडसे का, तो हम बता दें वो 15 नवंबर ही था, बिल्कुल सही, और सन था 1949, जब कांपते हुए पाँवों से डरता हुआ गोडसे फांसी की तख्ते पे जा रहा था, बार बार बेहोश हो जा रहा था। ये सब जस्टिस खोसला ने लिखा था, जो वहाँ पे थे, उन्होंने सारा इसका जिक्र किया है कि क्या हालत थी उसकी। तो जो गोडसे के मानने वाले हैं उनके लिए 15 नवंबर शायद कुछ खास महत्व रखता हो, जो गांधी के विरोधी हैं उनके लिए खास महत्व रखता हो, उन्हें फांसी की याद आ जाती हो। लेकिन सामान्य लोग तो इसे याद नहीं करते हैं। सामान्य लोग तो जो हैं वो इसी बात को याद रखते हैं कि देश के अंदर प्रेम मोहब्बत भाईचारा बढ़ना चाहिए और प्रेम मोहब्बत भाईचारे से ही हिंदुस्तान जो है मजबूत होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बात यह है कि आखिर उकसावे की राजनीति आप क्यों कर रहे हैं और जनता के बीच आप वोट मांगने जा रहे हैं, लेकिन वोट के लिए आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कम से कम जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम उसे सोच समझ करके उन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। इससे उकसावे, किसी को उकसाया न जाए, किसी को हिंसक न बनाया जाए। और खासकर प्रधानमंत्री जैसे पद पर आसीन आदमी से, व्यक्ति से ये उम्मीद तो की ही जा सकती है, आप किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, लेकिन वो पद जो है वो भारत के संविधान के हिसाब से, यानी कि संवैधानिक पद है और उसकी गरिमा रहनी चाहिए। आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास एक बार फिर से, और समझना चाहता हूं कि आखिर मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हो गया कि चुनाव से एक दिन पहले ही वहां के मुख्यमंत्री ने अपने लिए एक नया बंगला बनवा लिया। नया बंगला और रंग रोगन से लेकर के तमाम उसकी तस्वीरें आ रही हैं और कहा जा रहा है कि चाहे सत्ता रहे या सत्ता जाए, सीएम की कुर्सी तो अब बरकरार नहीं रहने वाली है। क्या सचमुच ऐसा ही है? शिवराज सिंह चौहान को बेहतर भान हो गया होगा इस बात का, जिस तरीके से उन्हें हाशिए पे रखा गया है। हालांकि उन्होंने चुनाव में बहुत मेहनत की है, 160 मीटिंग कर डाली है, बहुत सारे काम किए, लेकिन फिर भी उन्हें उचित प्रतिसाद मिलता दिखता नहीं। मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री का बंगला है वो 2 बंगलों को मिलाकर बनाया गया है। एक बंगला उनके रहने के काम आता है, दूसरा उनके दफ्तर के काम आता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इसके अलावा एक और बंगला 74 बंगले में ले रखा है, यानी उनके पास पहले से ही एक बंगला और है भी। तो उनके पास कह सकते कि 3 बंगले सरकारी हैं, उनके खुद के मकान और संपत्तियां तो है ही, लेकिन उन्हें आभास हो गया होगा कि अब चलना है, विदाई की बेला करीब है, 3 तारीख को उसका फैसला भी हो जाएगा, या फैसला हो चुका होगा। मोदी जी ने उनको बता दिया होगा कि भाई आपको बंगला खाली करने की नौबत आ गई है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ही नहीं है जो बंगला खरीद रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी इंदौर में बंगला खरीद रहे हैं। उन्होंने इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में, जहां से वे उम्मीदवार हैं, उन्होंने एक मकान ले लिया है और वे उस पर शिफ्ट भी हो गए, ये बताने के लिए कि मैं अब इंदौर में ही बाहरी व्यक्ति नहीं हूं, आपके ही विधानसभा क्षेत्र का हूं। तो ये कोशिश उन्होंने भी की है
ये बताने की कि मैं आपके ही इलाके का आदमी हूं। लेकिन प्रचार थपते ही जो गतिविधियां होती है आमतौर पर वैसी गतिविधियां हो रही है, उपहार बांटे जा रहे हैं, वो जब्त हो रहे हैं, नकद राशियां जब्त हो रही है, और बीजेपी के तमाम नेता अपनी कोशिशों में लगे हैं। आरएसएस के नेता घर घर जा रहे हैं, कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, पर्चियां दे रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि भाई आपको किसे वोट देना है। एक और बात बीजेपी वाले बार बार कह रहे हैं कि हमें नए मतदाताओं को अवश्य लाना है। दूसरी कोशिश उनकी है कि महिला मतदाताओं को अधिक से अधिक लाना है, क्योंकि महिला मतदाता चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में महिला और पुरुष मतदाताओं में लगभग समान मतदान हुआ था। पुरुष मतदाता 75.9% थे और महिला मतदाता करीब 74% थी, लगभग 2% कम थी। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार वे 85% तक महिला मतदाताओं को ले आए ताकि लाडली बहना का फायदा उठाया जा सके। ये सारी कोशिशें बीजेपी की है चुनाव के पहले जो कुछ होता है। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने कल जो बिरसा मुंडा को याद किया था तो बिरसा मुंडा को याद करने के लिए किया होगा ऐसा जरूरी नहीं है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए जो बयानबाजी की है, आदिवासी वोटों को लेकर, आदिवासियों के कल्याण की बात को लेकर, ये सारी बातें उन्होंने की है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक सबसे सामान्य दो लोग मिलते हैं तो बोलते हैं भाई कौन आ रहा है। कल तक जब मैच चल रहा था क्रिकेट का तब लोग कहते थे सेमीफाइनल में भारत कैसे जीतेगा, किस स्थिति में रहेगा जीत की। और अब जो एक मैच 19 तारीख को होने वाला है, उसके पहले एक मैच 17 तारीख को भी होने वाला है। ये राजनीतिक मैच है और इस मैच का फाइनल भी मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने अपनी तमाम चीजें समेट ली है और वे हमेशा कहते हैं कि मैं तो, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी फकीर हैं, तो ये छोटे फकीर हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं कि मेरा क्या है, मैं तो खेती किसानी करने वाला आदमी हूं। एक और बात, शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद लाडली बहनों के घर जाके संपर्क करना शुरू किया, उनके यहाँ भोजन किया, और वे किसी न किसी रूप में मीडिया का उपयोग इस तरह करना चाहते हैं कि बहनों के साथ वे हैं, लाडली बहनों के साथ हैं, और वे लाडली बहना योजना का प्रचार करने का कोई भी मौका नहीं चूकते। जिस तरह प्रधानमंत्री कोई मौका प्रचार का नहीं चूकते, शिवराज सिंह चौहान भी नहीं चूकते। और एक तरह से रेप्लिका है या छोटा पैकेट कह सकते हैं शिवराज चौहान को, ये छोटा पैकेट है और छोटे पैकेट में वो वही काम करने की कोशिश करते हैं जो माननीय नरेंद्र मोदी करते हैं। हाँ, उनकी भाषा थोड़ी ठीक होती है, नरेंद्र मोदी जैसी विभत्स या कड़ी भाषा का इस्तेमाल वो नहीं करते, और भैया, बहना, भांजा, भांजी, दादा, इस तरह की बातें करते हैं। पत्रकारों से भी वे अच्छे रहते हैं। यहाँ तक कि जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, उनके प्रति भी वे प्रकट रूप में, हालांकि फाइलें उन्होंने सबकी बनवा रखी है, लेकिन प्रकट रूप में किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कहते। लेकिन सबसे ज्यादा पशोपेश में हैं वे नेता, वे 8 बड़े नेता जिन्हें मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में झोंक दिया गया है, और वो दुआ कर रहे हैं कि कल किसी भी तरह वो जीत जाएं। और उनके जीतने के दुआओं का अगर कोई ऐसा कोई यंत्र होता जिसमें कि उनके दुआओं को कोट किया जा सकता, तो वह जरूर होता कि कौन सा नेता भगवान के सामने क्या दुआ कर रहा है, जीतने की दुआ कर रहा है, क्या दुआ कर रहा है। और वो सचमुच बड़ा इंटरटेनिंग होता कि कौन नेता क्या दुआ कर रहा है। कोई दिमनी में दुआ कर रहा है, कोई नरसिंहपुर में कर रहा है, कोई गाडरवाड़ा में कर रहा है, कोई इंदौर 1 में कर रहा है। तो उनकी दुआएं क्या होंगी, ये बड़ी दिलचस्प बात हो सकती है। लेकिन वे पशुपश में हैं, मतदाता अपना मन बना चुके हैं। और जिस तरह से राजस्थान में पायलट और अशोक गहलोत साथ में नजर आए, वैसे मध्य प्रदेश में भी सचिन पायलट ने प्रचार किया, कई सीटों पर वे आए, यहाँ उन्होंने प्रचार किया, खासकर मालवा की कई सीटों पर वो आए और उन्होंने प्रचार किया। और मुझे राजीव जी सचिन पायलट और अशोक गहलोत को देखकर कर्नाटक के उन दोनों नेताओं की याद आ रही है, डी के शिव कुमार और शायद कौन थे, कुमार स्वामी, या जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी मुख्यमंत्री बनने के पहले सिद्धारमैया, उन दोनों के बारे में जो बातें थी, उनकी तस्वीरें जिस तरह से साथ में आ रही थी, उसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा। और विपक्ष ये कोशिश करने में, विपक्ष इस तरह उन्हें बदनाम करने में विफल रहा
कि इन लोगों में आपसी झगड़े हैं। तो जिस तरह कर्नाटक में दो धुर प्रतिद्वंदी थे, पार्टी तो एक ही थी, एक साथ थे, वैसे ही राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में पहले ही एका है, कमलनाथ को एक छत्र नेता बता चुके हैं दिग्विजय सिंह। सभी नेता, कांग्रेस के नेता मान चुके हैं कि हमारे नेता कमलनाथ हैं और कमलनाथ के झंडे तले ही उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। अब केवल ये बाकी कि कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता मतदाताओं को मतदान कराने के लिए पहले ले जा सकते हैं, यहीं पर पूरा दारोमदार टिका है। राजीव जी, कौन पार्टी, और उसमें भी जैसा कह रहे हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी की बीजेपी और खासकर शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए आएं, क्योंकि उनको लाडली बहना योजना जो लेकर के आए हुए थे उस योजना का लाभ महिलाओं को मिल रहा है और महिलाएं, उनको उम्मीद है बीजेपी को कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगी। बात हम कर रहे हैं न सिर्फ राजस्थान की बल्कि मध्य प्रदेश की भी, और मध्य प्रदेश में कल वोटिंग है 230 की 230 सीटों पे, और उधर छत्तीसगढ़ में 90 में से 20 सीटों पे वोटिंग हो चुकी है और 70 सीटों पर कल वोटिंग है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों के विधानसभा के लिए चुनाव की प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया जिसको मतदान कहते हैं उसका समापन कल हो जाएगा शाम को, और उसके बाद सिर्फ 2 राज्य और बचेंगे, जिसमें एक राज्य राजस्थान है और दूसरा तेलंगाना है। राजस्थान में आज राहुल गांधी थे और तेलंगाना में कल राहुल गांधी रहेंगे। राजस्थान में कल प्रियंका गांधी रहेंगी, जैसा बता रहे थे हमारे साथी शकील अख्तर जी। लेकिन इन सब के बीच प्रियंका गांधी ने कल भाषण दिया था उधर मध्य प्रदेश में, और कल राहुल गांधी इधर छत्तीसगढ़ में थे। लेकिन मध्य प्रदेश में जब प्रियंका गांधी ने भाषण दिया, उनके भाषण को सुनकर क्यों बिदक उठे ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस पर हम लोगों ने कल चर्चा थोड़ी सी की थी। उस बाइट को एक बार फिर से यहां सुनाना चाहता हूं और उसके बाद आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। जो भाषण हो रहे हैं और चुनावी मंच से नेता जो बातें रख रहे हैं, उन बातों में नयापन क्या है, आपसे जरा समझूं। क्या आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जो भाषण होते थे चुनावी मंचों से, उस भाषण और आज के भाषण में क्या फर्क है? और सबसे बड़ी बात कि आखिर जल्लादों, जनता को जल्लाद बनाने वाली बात यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों कह रहे हैं? क्या इतने बौखला गए हैं पीएम? समझेंगे, पहले प्रियंका गांधी को सुनते हैं। और देखिए, दरअसल एक बात समझ लीजिए, इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे, तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था, कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। तो प्रियंका गांधी के इस भाषण के बाद इतने बौखला गए ज्योतिरादित्य सिंधिया कि उन्होंने ट्वीट करके एक नहीं बल्कि 4-4 पॉइंट में अपनी बातें रखी, और बातें ही नहीं रखी बल्कि यहां वो नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी तक और तमाम लोगों की बात यहां रखते हुए नजर आए। उन सब पे आप लोग सुन चुके हैं, चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन उसके इसी दौरान उधर नरेंद्र मोदी जी भी चुनावी समर में थे, कूदे हुए हैं और अपना भाषण दे रहे थे। उस भाषण में उन्होंने जो कुछ कहा, एक नहीं बल्कि 3-3 बार आपको हम सुना चुके हैं। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। इन बयानों, इन भाषणों, इन सब के बीच जनता आखिर करे तो क्या करे? राहुल गांधी जो कह रहे हैं और राहुल गांधी जो एक्शन ले रहे हैं, वो कैसे पलट रहा है खेल, जरा ये बताइए। राजीव जी, कांग्रेस की एक बड़ी दिलचस्प रणनीति सामने दिखाई देती है, और जिन्होंने हॉकी या फुटबॉल के मैचेस की रणनीति को देखा होगा, या कल इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची, तो आप देखिए कि 2 प्लेयर्स की जुगलबंदी आपको दिखाई दी। हम लोग जब छात्र जीवन में थे तो शाहिद और जफर इकबाल की जोड़ी बड़ी मशहूर थी हॉकी में। ये जो जोड़ी है, अब मैं कांग्रेस और बीजेपी का फर्क समझाता हूँ।
शुरुआत करते अभी बता रहे थे डॉक्टर प्रकाश, कर्नाटक से शुरू करते हैं। कर्नाटक में देखिए सिद्धारमैया, डी के शिव कुमार, दोनों अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज, अलग अलग काम करने के तरीके। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, दोनों बड़े नेता, दोनों कद्दावर नेता, दोनों की अलग अलग कार्यक्षेत्र, अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज और अलग तरीके की कार्यशैली। मध्य प्रदेश में आइए, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, दोनों एक दूसरे के पूरक, दोनों सीनियर नेता और दोनों अलग अलग कामों में लगे हुए हैं। और अब राजस्थान, अशोक गहलोत, सचिन पायलट। तो ये जो तरीका है कांग्रेस का, ये सफलता का जो है वो एक, मैं मंत्र तो नहीं कहूँगा, एक अच्छी स्ट्रेटजी है, एक अच्छी रणनीति है कि दो बड़े सीनियर नेता जिनकी कंस्टिट्यूंसी अलग अलग है, कार्यशैली अलग अलग है, अलग तरीके का उनका काम करने का और बात करने का तरीका है, उनकी टीम बनाओ। और अब देखिए क्या बीजेपी में, छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा नहीं, मध्य प्रदेश में अभी आपने बताया कि वो तो बंगला बदल चुके, नया बंगला बना रहे अपने लिए। राजस्थान में वसुंधरा राजे को किनारे कर दिया गया, और केवल किनारे नहीं किया गया, ये लगभग तय मानिए कि बीजेपी की कल को अगर सरकार वहां बहुमत भी आ जाए, यहां असेंबली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुमत की बात कर रहा हूं राजीव जी, अगर कल को बहुमत भी आ जाए तो ये तय हो चुका है कि लगभग कि बीजेपी, मोदी साहब और अमित शाह की बीजेपी वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। उनके सबसे करीबी यूनुस खान, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे वसुंधरा के साथ, वो डीनवाड़ा से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे, बीजेपी छोड़ चुके हैं। राजस्थान में मोदी साहब एक अपना योगी आदित्यनाथ बना रहे हैं। वो बालकनाथ को, जो वो भी नाथ संप्रदाय के हैं, और उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति है, उसमें मोदी साहब की एक अपना नया लीडर पैदा करने की चाहत है। और वसुंधरा को मोदी साहब के सामने या बीजेपी के सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जब राहुल गांधी ने पिछले महीने ये कहा था कि मध्य प्रदेश में हम जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ हम जीत रहे हैं, तेलंगाना में हम टक्कर में, और राजस्थान में अभी हमको कुछ काम करना है। तो ये इशारा था कि राजस्थान में कांग्रेस कुछ कमजोर है, तब उनको वसुंधरा राजे को आगे कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वो चूक गए। और अब वसुंधरा राजे लगभग नेपथ्य में है, चुनाव जरूर लड़ रही हैं, लेकिन ये तय है कि उनका राजनीतिक भविष्य मोदी और अमित शाह की बीजेपी में तो नहीं है। अब ये उनके समर्थकों को तय करना है कि वो क्या करें, क्योंकि उनके सारे करीबी लोगों के टिकट कट चुके हैं, कुछ एक कुछ छोड़ के। अब दूसरी बात की जो आपने बात कही कि मोदी साहब की स्पीच, देखिए कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि मेरे लिए सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल अगर कोई है तो वो मोदी साहब के भाषण है। मैं उसी से अंदाज लगाता हूं कि कितनी हताशा है, कितनी परेशानी है, कितनी बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे मोदी साहब की स्पीच में ज़्यादा उतावलापन, ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा नाराज़गी और ज़्यादा जिसको कहे कि हिंसक भाषा आती जाएगी, मैं यही कंक्लूड करूंगा कि लगता है कि बीजेपी की परेशानी राजस्थान में बढ़ रही है। और यही मोदी साहब की स्पीच में जो आपने सुनाया दिखाई दिया। दूसरी बात की देखिए, जो राजनीति से परे हम, आप, मोदी साहब सब इंसान हैं, और हम सब का एक दायित्व ये है कि हम कल के लिए बेहतर समाज बनाएं। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, आपने बीप लगा दिया, मैं कह सकता हूं शायद कि उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि ऐसे वोट दो जैसे फांसी दे रहे हो।
तो आप जनता को जल्लाद बना रहे हैं, आप एक लिंच मॉब खड़ा कर रहे हैं, आप समाज में हिंसक प्रवृत्ति पैदा कर रहे हैं। ये बात कहकर प्रधानमंत्री केवल राजनेता नहीं होता है, वो लाखों करोड़ों लोगों का रोल मॉडल भी होता है। मैं विरोधियों की बात छोड़ देता हूं कि जो उनको वोट नहीं देते, लेकिन जो वोट दे रहा है उनको, वो भी तो करोड़ों में है, वो तो मानेंगे मोदी साहब की बात। उनके अंदर ये हिंसक प्रवृत्ति आएगी, और ये जो हिंसक प्रवृत्ति इनटॉलरेंस समाज में बढ़ रही है, वो इसी तरीके के भाषणों से बढ़ रही है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि इस देश के बुद्धिजीवी, इस देश के जिम्मेदार लोग इस बात को संज्ञान नहीं ले रहे हैं कि मोदी साहब समाज के लिए क्या कर रहे हैं। ये जहर जो बोल रहे हैं वो बहुत नुकसानदायक होगा, पूरी भविष्य की एक पीढ़ी को खराब कर देगा। और इलेक्शन कमीशन आंखों में पट्टी और कान में रुई डाल के बैठे हुए, उनको ये नहीं दिख रहा है। तो कुल मिला के ये कि जैसे कल भी बात हुई थी कि कांग्रेस अपना वॉर रूम या हेडक्वार्टर जयपुर में शिफ्ट कर चुकी है, सचिन पायलट और गहलोत की जोड़ी वहां पे दिखाई दे रही है मंच में। तो लगता है कि कांग्रेस की जो रणनीति है, वो जो कर्नाटक से चली और छत्तीसगढ़ में चली और जो मध्य प्रदेश में चली, अब उस रणनीति को उन्होंने फाइनल अंजाम अब राजस्थान में दे दिया है कि दो नेताओं को आगे लेकर चलो, जिसमें एक डेफिनेट मुख्यमंत्री का चेहरा हो और एक बड़ा नेता हो। और बीजेपी इस रणनीति को शायद समझने में उन्होंने देर कर दी, तो उनको जो नुकसान हो चुका है वो हो चुका है। मैं तेलंगाना में भी यही बात है राजीव जी, मैं आखिरी बात कह दूं, तेलंगाना में भी क्या है, रेवंत रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी, वहां भी दो नेता हैं, वो पहले के पीसीसी चीफ है और ये मौजूदा पीसीसी चीफ है। तो सब जगह कांग्रेस इसी रणनीति के साथ चल रही है, और ये बीजेपी ने इसको समझने में देर कर दी। राजीव जी, कांग्रेस की एक अलग रणनीति, कांग्रेस का एक अलग एक्शन प्लान, और उस एक्शन प्लान को लीड करते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। ये साफ यहां दिख रहा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो या उधर मिजोरम हो, हर राज्य में हमने देखा कि राहुल कहीं ना कहीं लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या ये एक्शन प्लान कांग्रेस को जीत दिला पाएगा, 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले कल चुनाव है और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों में चुनाव है। छत्तीसगढ़ का सूरत हाल जरा समझना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपसे, और फिर आना चाहूँगा विजय शंकर सिंह साहब आपके पास में। आपसे भी बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन क्या लगता है, अब मैदानी भाग में चुनाव है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में चुनाव है, 70 सीटों पर मतदान, और बहुत सारा भाग जो है वो लगा हुआ सटा हुआ मध्य प्रदेश से भी। कैसे देखते हैं आप डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, और 2018 का चुनाव और 2023 का चुनाव, क्या इसमें डिफरेंस है आज की तारीख में, या सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा 2018 में था? देखिए, 2018 और आज के चुनाव में बड़ा फर्क है राजीव जी। उस समय तक, आखिरी समय तक ये माना जा रहा था कि किसी न किसी प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह जो है वो चौथी बार भी जो है वो सरकार शायद बना लेंगे। लेकिन उस समय कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम उठाया था, जिसने पूरी बाजी पर थी, वो थी कर्ज माफी की। कर्ज माफी और किसानों के लिए एक तरह से क्लियर मैसेज था कि जो नीतियां होंगी कांग्रेस की, वो शहर आधारित की बजाय सीधे सीधे गांव आधारित हो जाएंगी। अब ये 5 साल निकल गए, 5 साल के बाद आज फिर से जब बैठ रहे हैं, चुनाव कल होने जा रहा है, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के पास कर्ज माफी को लेके कोई भी उसके पास ऐसी उसकी काट नहीं है, और वो इस शब्द का उपयोग भी नहीं कर रहे हैं। वो कह भी नहीं रहे कि हाँ हम सोचेंगे, कर सकते हैं वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। दूसरी बात, एक और फैक्टर जुड़ गया, और वो है ओबीसी वाला मामला। बाकी सब बातें हो रही छत्तीसगढ़ के चुनाव में। छत्तीसगढ़ के चुनाव में महादेव ऐप भी आ गया है, महादेव को भी याद किया जा रहा है, बहुत सारे भ्रष्टाचार की बात हो रही है। ये कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल ने 508 करोड़ लिए। उधर यहाँ पर एक जो जिसका हम उल्लेख पहले भी कर चुके हैं, एक भाजपा का उम्मीदवार बोल चुका है कि जब रमन सिंह की सरकार थी तो पैसा ऊपर तक जाता था। भ्रष्टाचार के आरोप जो है दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर भरपूर लगा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस सब के बावजूद दूसरी जो स्पर्धा छत्तीसगढ़ में हो रही है वो है अब
कौन मतदाता को कितना ज्यादा दे सकता है। इस समय देखिए, जैसे कहा जाता था कि उपभोक्ता जो है वही राजा होता है, इस समय छत्तीसगढ़ में भी जो है, और छत्तीसगढ़ का असर बाकी जगह भी हो रहा है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी मतदाता राजा बना हुआ है, वो गिन रहा है कि मुझे 12,000 मिलेंगे या 15,000 मिलेंगे, मुझे 3100 मिलेगा या 3200 मिलेगा। और इसका असर देखिए राजस्थान में भी, जो आज भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसको भी आप देखेंगे तो उसमें सीधे सीधे इसकी छाया दिख रही है। जिन चीजों को ये रेवड़ियां कहते थे, मुफ्तखोरी कहते थे, उसकी भी बहुत बड़ी फहरिस्त है। उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि 12वीं के बाद हर छात्रा को वहां पर स्कूटी भी दी जाएगी। अब इससे बड़ी रेवड़ी क्या हो सकती है, लेकिन है इसका असर है, ये छत्तीसगढ़ से ही गई बयार है। और देखिए दूसरा, अब एक साथ 230 मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं, 230 सीटों पे 70 हमारे हो रहे हैं, केवल 20 हुए हैं, तो एक वही फीलिंग वापस आ रही कि अविभाजित मध्य प्रदेश जैसा ही हाल हो गया है। तो छत्तीसगढ़ का असर निश्चित रूप से मध्य प्रदेश पे भी जाएगा और सभी जगह जा रहा है। दूसरी एक केवल बात आपने जो ये कहा कि कत्ल की रात का जो उल्लेख है वो हम फिल्मों में देखते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। छात्र जीवन में भी कत्ल की रात हुआ करती थी। राजू जी याद कीजिए, खासकर हमारे जैसे लोग गणित, खासकर गणित का जब पेपर होता था तो हम उन सबको फांसी पे लगाने की कोशिश करते थे, चाहे वो गणित का टीचर हो, चाहे गणित के परीक्षा का सेट करने वाला हो, चाहे जो भी हो। ये प्रतिभा हमारी बढ़ती बढ़ती जब हम एमए अंग्रेजी करने लग गए तो हमने शेक्सपियर और मिल्टन को भी फांसी लगाने की कोशिश की। तो आज जो है परीक्षा की रात, वही जो कत्ल की रात, तो मोदी जी की जो भाषा है वो क्यों फांसी लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी परीक्षा की घड़ी से गुजर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि वैसा अपेक्षित रिजल्ट जो है वो नहीं मिल पा रहा है। ये उनकी भी हताशा एक तरफ आप देखिए वहां पर राजस्थान में मोदी जी की है, और दूसरी इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया की है, जो उन्होंने प्रियंका गांधी के लिए कही। आज मुझे इस बात का अंतिम बात कर रहा हूँ, मुझे इस बात का अफसोस है कि इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा कदम उठाया था प्रीवी पर्स खत्म करने का। काश उन्होंने काम पूरा कर लिया होता। ये सारे राजे रजवाड़ों के जो महल है, प्रॉपर्टी है, ये भी जब्त कर लिए जानी चाहिए थी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब कुछ सीख मिलेगी। कांग्रेस अगर सरकार में आती है तो कांग्रेस को सोचना चाहिए किस तरीके से इन लोग पर जमीनें और महल है, ये बोल रहा है। इनकी जो भाषा है और कुछ नहीं, उनकी अपने पैसों की बात है। वो जिस दिन चला जाएगा, महाराजा जो है वो जमीन पर आकर वो भी खड़े हो जाएंगे, उस दिन का इंतजार करना होगा। और मुझे लगता है इन 5 चुनावों के बाद पांचों राज्यों के जितने बड़े लोग हैं ये सारे के सारे जमीन पर आ जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। राजू जी बिल्कुल जमीन पे आ सकते हैं। एक्चुअली दीपक जी आपकी आवाज काफी गूंज रही है, इसलिए थोड़ा सा वो किया, और आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसके लिए। आप कुछ करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप जहां बैठे हैं वहां आवाज गूंजेगी ही, तो इसलिए जैसे हैं वैसे ही रहिए, कुछ नहीं कर सकते हैं आप, मैं जानता हूं। लेकिन आवाज़ आ रही है और आपकी बात समझ में आ रही थी, इसलिए कोई तकलीफ नहीं है। हमारे साथी विजय शंकर सिंह साहब के पास मैं आना चाहता हूं और एक बात, सीधा सिंपल सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। शायद ये सवाल मुश्किल भी हो कि आखिर अचानक वर्ड कोटेड है, इन 5 राज्यों में जीत हासिल करने का जो दावा है वो कांग्रेस कैसे करने लगी? ये जो उत्साह कांग्रेस के अंदर है ये कैसे हासिल हुआ, जरा ये समझना चाहता हूं आपसे। राजीव, जहां तक आपके इस महत्वपूर्ण सवाल का संबंध है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस की दावा करने लगी, ये हमें आपको लगता है कि अचानक हो रहा होगा, लेकिन जो लोग इसको शुरू से ही कवर कर रहे हैं और इस पर नजर रख रहे हैं, जैसे प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, स्वामी जी हैं, और आवाज आपकी बहुत टूट रही है, थोड़ा रिकनेक्ट अगर कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। डिस्कनेक्ट ही हो गए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा इसी सवाल को आप विस्तार दीजिए कि कैसे आखिर यहाँ एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, अचानक तो नहीं हो सकता। क्या कर्नाटक से ये कॉन्फिडेंस है, क्या हिमाचल प्रदेश से है? लेकिन आप हर चुनाव, और ये तमाम नेताओं से आप बात कीजिए तो वही कहते हैं हमारे लिए हर चुनाव अलग चुनाव होता है। और यहाँ पर हम एक नहीं बल्कि 5-5 राज्यों के चुनाव देख रहे हैं। 2 चुनाव में आप जीत लिए, इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता ना कि आप अगले आगामी 5 चुनाव में जीत लेंगे। उससे पहले बम्पर जीत हुई थी बीजेपी की गुजरात में, तो वो आखिर वो दावा क्यों नहीं ठोक पा रही है? क्या विश्लेषण करेंगे इस पे? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि इसके पीछे साफ साफ कारण है कि दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता जो हैं वो जनता का मूड भांप रहे हैं। और जो भी आत्मविश्वास नेता के अंदर आता है तो वो 2 ही तरीके से आ सकता है, या तो जनता का उसे विश्वास हासिल हो, वो जनता की नब्ज पहचानता हो,
या फिर जो है वो जिस तरीके से शायद भूपेश बघेल का बयान था कि वो चुनाव आयोग बता दे कि भाई आप जीत रहे हैं, तब आत्मविश्वास आता है। तो वही पर उन्हीं परिस्थितियों में हो सकता है। आप देखिए राजीव जी कि प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास जो है वो लगातार डगमगाया हुआ है। इन 5 राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री जबरदस्त तरीके से उनके आत्मविश्वास में ह्रास दिखाई दिया है, बल्कि डिमोरलाइज दिखाई दिए प्रधानमंत्री हर तरीके से। राहुल गांधी और खड़गे जी दोनों ही जो हैं वो लगातार जो है वो मालूम पड़ रहा है कि उनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है। और वो आत्मविश्वास इसलिए कि जनता से चूंकि सीधा संपर्क राहुल गांधी का जिस तरीके से हुआ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और उसके बाद जिस तरीके से जनता के मुद्दे राहुल गांधी ने लगातार उठाए हैं, और भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने के बाद भी लगातार वो जनता के बीच जुड़े रहे हैं और जनता के बीच जाकर के जनता की नब्ज पकड़ते रहे। मुझे लगता है ये आत्मविश्वास जो जनता से जो संपर्क है उससे निकल करके आया है, और वो जाहिर सी बात है कि जो जनता से जुड़ाव है तो वो चुनाव में भी उसका जो है रिफ्लेक्शन होगा। और राहुल गांधी इस चीज को समझ रहे हैं कि चुनाव में उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि जनता से वो जिस तरीके से संवाद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता से संवाद जो है ये सबसे बड़ी कुंजी जो है राजनीति के अंदर है, और उसमें राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री से बहुत आगे निकल चुके हैं। हालांकि अब तक कहा यह जाता था कि प्रधानमंत्री जो वो जनता की नब्ज बहुत अच्छे से पकड़ना जानते हैं, और जहां जाते हैं वहां से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं और जनता के बीच जाकर के उसकी तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन दिक्कत ये राजीव जी की जब आप कोई ओढ़ी हुई चीज आपके पास होती है और दूसरे पास एक नैसर्गिक चीज होती है, तो ओढ़ी हुई चीज जो है वो थोड़े समय चलती है, उसके बाद वो आवरण उतर जाता है। प्रधानमंत्री ने जो आवरण ओढ़ा हुआ था वो आवरण अब धीरे धीरे उतर रहा है, और जनता जो उस आवरण के अंदर की सच्चाई जो है वो समझने लग गई है। राहुल गांधी का जो संपर्क हो रहा है वो एकदम नैसर्गिक तरीके से है, स्वाभाविक तौर पर राहुल गांधी जिस तरीके के हैं उस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं, उस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, कोई बनावट नहीं। आप देखिए कि 2-3 उनके वीडियो जिस तरीके से वायरल हुए उनके यात्राओं के बाद या उनसे किसी से मिलने के बाद। एक हम लोगों ने कीर्तिनगर में जब राहुल गांधी गए थे, कारपेंटर से शर्मा जी थे, उनसे उनकी बात हुई। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी आए, उन्होंने चाय भी पी वहीं से जो आती है मार्केट से बनकर के, खाना भी खाया जो वहीं से आता है। मतलब कोई बनावट नहीं, कोई कुछ नहीं। कुलियों से जब हमारी संवाददाता मिलने के लिए गई तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से राहुल गांधी ने उनके साथ बैठ करके बातचीत की, उनका सब चीजें समझी। और जब मौनी बाबा से राहुल गांधी मिलते हैं तो मौनी बाबा से भी वो तादाद में स्थापित करते हैं और बिल्कुल आम आदमी बनकर के उनसे बात करते हैं। ये जो अंतर राजीव जी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के बीच में और राहुल गांधी के बीच में जो अंतर ये है, इससे भी एक आत्मविश्वास जो है वो उपज रहा है। दूसरा, जनता की समस्याओं को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस जा रही है और लगातार जनता की बातों को ही लेकर के जनता के बीच में है। प्रधानमंत्री जनता के किसी मुद्दे को लेकर के नहीं है, प्रधानमंत्री लगातार या तो हवाई मुद्दों को लेकर के हैं या फूट डालो और राज करो की नीतियां लेकर के प्रधानमंत्री जनता के बीच में है। पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो जन विरोधी नीतियों को लेकर के ही जनता के बीच जा रही है। तो इसका भी एक अंतर साफ दिखाई पड़ रहा है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं या उनकी सरकारों ने जो काम किए हैं उससे जनता को जो लाभ हुआ या जनता को जो लाभ होने हैं, जो कहा उनकी सरकारों ने, सरकारें बनने से पहले पार्टी ने, उनकी सरकारों ने उन चीजों को लागू किया। ये जो है आत्मविश्वास, मुझे लगता है कि ये इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि जनता जो है इन चीजों को समझ रही है कि जो कांग्रेस वायदे कर रही है या कांग्रेस गारंटियां दे रही है वो गारंटियां जनता के हित में है। और जैसा कि आज ही राहुल गांधी ने एक सभा में कहा कि मोदी जी की गारंटी का मतलब अडानी की गारंटी। तो ये जिस तरीके से राहुल गांधी प्रहार कर रहे हैं, ये चीजें देखने में आ रही है, जनता समझ रही है इन चीजों को कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो बन रही हैं वो बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए बन रही हैं, जनता के लिए वो नीतियां नहीं है। जनता को तो जो है वो 5 किलो अनाज के ऊपर जो टिकाया जा रहा है। अब देखिए, प्रधानमंत्री घोषणा करके आया कि 5 साल तक मिलेगा अनाज, सरकारी विज्ञप्ति जारी होती है उसमें कहा जाता है 1 साल तक मिलेगा अनाज। तो यानी प्रधानमंत्री जो कह करके आ रहे हैं, घोषणा करके आ रहे हैं, आपकी सरकार उसको भी नहीं मान रही है। तो प्रधानमंत्री की घोषणाओं का जो है वो कौन भरोसा करेगा जब सरकार जो आपकी वो नहीं मान रही आपकी बात को, जिसके आप मुखिया हैं, जिसके मुखिया के आधार पर तौर पे जो आप जाकर घोषणा कर रहे हैं, तो जनता आपकी बातों को किस तरीके से स्वीकार कर ले। मुझे लगता है कि जनता के सामने प्रधानमंत्री का आवरण उतर रहा है, राहुल गांधी जनता के बीच स्वाभाविक तौर पर जा रहे हैं, यहीं से आत्मविश्वास पनप रहा है। बिल्कुल, आत्मविश्वास की बात जरा समझना चाहता हूं, आपसे भी समझना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि आखिर अब चूंकि अब देखिए कल के बाद 3 राज्यों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसके बाद सिर्फ बचने वाले 2 राज्य हैं और दोनों राज्यों में गहमा गहमी अभी से तेज है। उसमें एक राजस्थान है। आज राजस्थान में एक नहीं बल्कि 3-3 सभाओं को संबोधित किया राहुल गांधी ने, और उसी राजस्थान में
एक जगह कल गए थे अमित शाह संबोधन के लिए, लेकिन वहाँ पर कुर्सियां खाली थीं तो उन्होंने अपनी सभा को कैंसिल कर दिया, वहाँ वो नहीं गए और स्मृति ईरानी को भेजा गया वहाँ पे कि कुछ लोग जो आए हुए हैं उनको आप अपने अंदाज में भाषण दे के संबोधित करके आइए। तो ये राजस्थान है। और तेलंगाना में जैसे अभी बता रहे थे हमारे साथी शकील अख्तर जी कि कल राहुल गांधी रहेंगे। तेलंगाना और राजस्थान दोनों को भी अपने कहें तो जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो जोर लगा रही है, दम लगा रही है। और इन तीनों राज्यों को, पिछले तीनों राज्यों को हम देख चुके हैं। ये जो आखिर अभी तक की जो परिस्थितियां हैं स्वामी जी, इन परिस्थितियों का अगर अध्ययन किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तो क्या लगता है आपको? मैं पहले भी कह रहा था कि ऐसा तो है नहीं कि आप एक राज्य जीत गए तो दूसरे राज्य को भी आसानी से जीत सकते हैं, या आपको जीत का कोई मंत्र मिल गया है और आप उस मंत्र के हिसाब से चले जा रहे हैं। कोई फॉर्मूला है और उस फार्मूले पे आप चले जा रहे हैं, 2+2=4 होना है तो होना है, या यहाँ कुछ और है? क्योंकि राजनीति में, सियासत में हर पल कुछ ना कुछ चेंज होता है। ऐसे में राहुल गांधी का ये आत्मविश्वास आखिर कहां से आया, कैसे आया, ये जरा समझना चाहता हूं, समझाइए जरा। देखिए राजीव जी, मुझे जो लगता है कि आत्मविश्वास कहां से आया, देखिए राहुल गांधी क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि देश की जनता क्या कहती है और देश की जनता के बारे में जो चल रहा है उसको किस प्रकार से अभिव्यक्त कर रही है। राहुल गांधी ने महसूस किया और हमने तो महसूस कर लिया था 1 साल पहले जब हम ट्रेंड एनालिसिस कर रहे थे, जब हम लोगों की मनोभूति को देख रहे थे, लोग प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और किस प्रकार से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हर जगह अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, तो हमको तो ये महसूस हो गया था कि कांग्रेस ये इलेक्शन को स्वीप करने जा रही है, 2024 को ये स्वीप करने जा रही है। ये चीज जब राहुल गांधी फील्ड में गए और उन्होंने जाके जनता से संवाद किया, पदयात्रा की, उनको ये महसूस हुआ कि वास्तविकता यही है, ये ट्रेंड उसी डायरेक्शन में जा रहा। अच्छा, मोदी जी ने भी ये महसूस किया, क्योंकि मोदी जी को भी, क्योंकि जमीन पे उनके कान रहते हैं, जनता के वो संपर्क में रहते हैं और उनके पास तो बहुत सारे गोपनीय सूचनाएं भी आती हैं, उनको सब पता रहता है। तो मोदी जी को भी ये पता चल गया है कि जनता के बीच में जो स्थिति थी वो पूरी तरह से बदल गई है, जनता पूरी तरह से बदल गई है। तो मुझे लगता है यही एक कारण है कि राहुल गांधी में बहुत ज्यादा आत्मविश्वास आ गया है और मोदी जी का आत्मविश्वास जो है डगमगा रहा है। दूसरी बात मुझे जो समझ में आती है, एक शुद्ध सनातनी की तरह बोल रहा हूं मैं, भगवान महादेव के द्वार पे मोदी जी भी गए और राहुल गांधी भी गए। देखिए, मैं ये मानता हूं कि भगवान के सामने अगर कोई भी आदमी अहंकार लेके जाता है और वहां जाके अगर वो ये मैसेज देता है भगवान को कि मैं तुम्हारे समकक्ष हूं, मैं तुम्हारे बराबर हूं, फोटो फ्रेम में मैं अकेला आऊंगा, फोटो फ्रेम में वहां के पंडित को भी नहीं आने दूंगा, तुम्हारे गर्भगृह के अंदर भी मेरे फोटोग्राफर घुस जाएंगे, भगवान इसको पसंद नहीं करेंगे। जब राहुल गांधी भगवान महादेव की वहां पे गए, दर्शन करने गए, तो उन्होंने देखा केदारनाथ में कि वहां पे भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, महादेव ने उनको आशीर्वाद दिया। और ये वास्तविकता में हमने वो वाइब्रेशंस को, उन वाइब्रेशंस को महसूस किया कि महादेव की कृपा जो है वो किधर जा रही है, क्योंकि महादेव कभी ये पसंद नहीं करते कि अहंकार इतना ज्यादा हो जाए। और मौनी बाबा का, जिनका अमलेंदु जी ने संदर्भ लिया, देखिए मौनी बाबा एक बहुत पहुंचे हुए संत हैं और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने बहुत ही आत्मीयता से, श्रद्धा भाव से उनके पास बैठे, उनसे बात की और जिस प्रकार से मौनी बाबा ने तालियां बजाई और उनको आशीर्वाद दिया, उससे स्पष्ट संदेश है। चारों तरफ से ये मैसेज मिल रहे हैं, भगवान की तरफ से भी मैसेज मिल रहे हैं, जनता की तरफ से भी मैसेज मिल रहे हैं। जिस प्रकार से लोग बीजेपी को छोड़ के जा रहे हैं, जिस प्रकार से जनता अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आज जो भक्त लोग हैं वो भी बेचारे घबराए हुए हैं। और मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो ऐसे ऐसे चैनल से अब न्योता मिल रहा है कि मैं उनके चैनल में चला जाऊं जो शायद मुझे न बुलाते, लेकिन उनको लग रहा है कि अब समय है उनको भी अपना जो है यू टर्न ले लेना चाहिए, इसलिए अब मुझे आमंत्रित कर रहे हैं। और मैं गया इसलिए कि मैं चाहता हूं कि जनता को, भावनाओं को मैं जनता तक पहुंचाऊं, इसलिए मैं वहां भी गया। लेकिन वास्तविकता में मुझे ऐसा लगता है कि देश की जनता को महसूस हो गया है, पूरे देश की जनता को महसूस हो गया है, क्लीन स्वीप होने वाली है। और ये जो एक प्रकार का गिरोह काम कर रहा था, अब ये गिरोह 10 साल के बाद हिंदुस्तान को रूल नहीं कर पाएगा। आप जो अभी कह रहे हैं ऐसे ऐसे चैनलों से आपको इनविटेशन मिलने लगा है, ये एक यू टर्न है
और कुछ दिनों बाद आपको और भी बड़े बड़े चैनलों से इनविटेशन मिलेगा। हम लोगों के लिए समय निकाल के रखिएगा स्वामी जी, पहले ही से कह रहा हूँ, बहुत लंबा वक्त गुजारा है आपने। जब भी बुलाएगा आऊंगा, बाकी को मना करूंगा, लेकिन वहां भी उनके भी दर्शकों को, श्रोताओं को बात पहुंचानी है, इसलिए वहां भी जाऊंगा। बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए, लेकिन मुझे पता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो आप कह रहे हैं, और इसलिए भी क्योंकि दोस्तों कैसे समय बदलता है। देखिए हम लोग चर्चा करते थे, मैं जहाँ पे अभी बात कर रहा हूँ, जहाँ बैठ के एसी चला के बैठता था और फिर भी पसीने आते थे, गर्मी लगती थी, और आज बिना एसी का बैठा हूँ। मतलब मौसम बदल रहा है, और ये देखिए कैसे धीरे धीरे बदल रहा है। और सर्दी आ गई, गर्मी, बरसात, अब सर्दी का मौसम है, दिवाली बीत गई, और अब देखिए छठ है, पूजा है, और उसके बाद फिर कुछ दिनों तक कुछ नहीं, नए साल की तैयारी होगी। लेकिन इस बीच जो एक सबसे बड़ा त्यौहार है वो है लोकतंत्र का त्यौहार, जिसमें आपको मतदान करना है। तो इसलिए आप लोग जहां हैं, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के हमारे तमाम दर्शकों से अनुरोध है, विनती है कि आप कल वोट देने ज़रूर जाइए। अगर आपके एरिया में वोटिंग हो रही है तो ज़रूर जाइए। छत्तीसगढ़ के 70 सीटों पर और उधर 230 सीटों पर वोटिंग कीजिए। ये वोट की अपील मैं लगातार करता हूं, इसलिए भी कि इस लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के संविधान को बचाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सरकार चुनें। लेकिन कुछ लोग अपने घर भी चुन रहे हैं, अपने हिसाब से अपने घर को बनवा रहे हैं, और जानते हैं, उनको लगता है कि सरकार हमारी आए या सरकार ना आए, नहीं आएगी तब भी और आएगी तब भी, हमको इस घर में अब नहीं रहना है। और जिस बारे में हम लोग चर्चा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी से कर भी रहे थे। लेकिन उससे इतर ये सब चलता रहेगा राजनीति में, और उसमें भी 5 साल के लिए जनता आपको उस गद्दी पे बैठाती है। कई लोगों को लग जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, और इसके आगे अब कुछ नहीं है, तो वो ऊपर देखते हैं, नीचे नहीं देखते हैं, जो जनता उनको पुश करके ऊपर तक बैठाई थी। अब यहाँ परिस्थिति दूसरी है, और 10 साल में क्या परिस्थितियां बदल रही हैं। शकील अख्तर जी, आपके पास आऊं, लेकिन थोड़ा सा हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से विजय शंकर सिंह साहब, और उनकी आवाज़ कट गई थी, इसलिए आपसे समझना चाहता हूं, और जो सवाल लेके आया था आपके पास, आखिर ये आत्मविश्वास कांग्रेस पार्टी के अंदर आया कैसे विजय शंकर सिंह साहब? क्या चुनाव दर चुनाव, या ये है कि नहीं अब हमको जीतना है? आत्मविश्वास मेरे अंदर ये आएगा कि मुझे किसी भी हाल में इस प्रोग्राम को करना है, बीमार हूं तब भी, नहीं बीमार हूं तब भी। लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी में यह आत्मविश्वास कैसे आया कि मुझे ये चुनाव, यही नहीं बल्कि 5 जीतना जीतना है? विजय शंकर सिंह साहब। बिल्कुल, ये आत्मविश्वास इसलिए आया कि जब 2018 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली और भारतीय जनता पार्टी दोबारा पावर में आ गई, तो उनको लगा कि इस तरीके से ऊपर ऊपर प्रचार से कुछ नहीं होगा और जनता के बीच जाया जाए। जनता के बीच जाने की योजना बनी, और ये योजना कब बनी, कैसे बनी, इसका डिटेल मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो भी इस योजना के रणनीतिकार रहे हैं उन्होंने कमाल का काम किया। और राहुल गांधी ने फिर कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक की एक भव्य भारत जोड़ो यात्रा की। इस यात्रा के दौरान जो उन्हें सीख मिली, उसमें सबसे बड़ी सीख यही मिली कि कांग्रेस के बारे में कितना भी दुष्प्रचार किया जाए, गांधी परिवार के बारे में कितना भी दुष्प्रचार किया जाए, लेकिन जनता के बीच इनकी पैठ है और जनता बदलाव चाहती है। दिक्कत यह है कि जनता को भरोसा नहीं जुट रहा था कि कांग्रेस इस बदलाव का वाहक बनेगी कि नहीं बनेगी। लेकिन इस 4-4.5 महीने की लंबी भारत जोड़ो यात्रा ने एक तस्वीर बदल के रख दी, और उसके बाद जब राहुल गांधी का जो बदला हुआ रूप देखा, उससे जनता अपने आप इनके पीछे आ गई। और जब लोग आ जाते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। आज वो अकेले नहीं है, आज कहीं भी आप देख लीजिए, आप खुद कवर करते हैं, जितनी मीटिंग उनकी होती है, जितनी भीड़ उनकी मीटिंग में होती है, उसकी तुलना में नरेंद्र मोदी जी की भीड़ नहीं होती। भले ही दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की बात उनके समर्थक करते रहें, भले ही भारत में मोदी है तो मुमकिन है कि बात करते रहें, भले ही वो कहते रहें कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है, कहते रहें, लेकिन जो तस्वीर दिख रही है, चाहे रोड शो कह लीजिए, चाहे एयरपोर्ट पर कह लीजिए, चाहे पब्लिक मीटिंग कह लीजिए, और जिस तरीके से समाज के विभिन्न तबकों के साथ, कभी कुलियों के साथ, कभी मशीन मैकेनिकों के साथ, कभी ट्रक चालकों के साथ, कभी डिब्बाबंद वो डिलीवरी बॉयज के साथ, कभी जनता के साथ, कभी महिलाओं के साथ, एक एक तबके को जिस तरीके से इन्होंने रणनीति बनाकर उनके बीच घुसे हैं और जाना है, ये वो जो उसी तरह की है जिस प्रकार की कि जब कभी कांग्रेस बिल्कुल जनता के बीच जाती थी और जनता के बीच ही रहती थी। ये आत्मविश्वास का मुख्य कारण है,
और यही इनको विजय दिलाएगा। जी, आत्मविश्वास का मुख्य कारण क्या है, यह समझने की कोशिश हम कर रहे थे। विजय शंकर सिंह साहब बता रहे थे भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ बदलाव आया है, उसकी चर्चा यहां हम कर रहे थे। लेकिन शकील अख्तर जी, अब 2 राज्यों के चुनाव इसके बाद बचते हैं और दोनों राज्यों में क्या रणनीति है कांग्रेस पार्टी की और क्या कुछ बीजेपी कर रही है, जरा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि अभी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी साहब बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी किस तरह कुछ ख़ास वर्ग को टारगेट कर रही है। देखिए, स्पेसिफिक कोशिशें तभी होती हैं जब आप कमज़ोर होते हैं, नहीं तो कोई भी पार्टी जनरल अप्रोच करती है, सारे मतदाताओं को अप्रोच करती है। अगर बीजेपी वहाँ महिलाओं पे, पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं पे ख़ास टारगेट कर रही है, तो समझ लीजिए कि वो जो है अब बैकफुट पर आ गई है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जीतने वाली पार्टी किसी एक समूह पर टारगेट करे और दूसरे समूह की उपेक्षा करे या उसकी तरफ कम ध्यान दे, नहीं। आज आप कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस जो है जनरल अप्रोच कर रही है, सबकी तरफ एक जैसा ध्यान दे रही है। दूसरी बात, राजस्थान की जो हम बात कर रहे थे, मुख्यतः तो अब राजस्थान ही केंद्र हो गया है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो कल हो जाएगा। तो राजस्थान मूलतः कांग्रेसी प्रदेश है। भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहीं कांग्रेस सरकार रही है तो वो राजस्थान में रही है जी। तो राजस्थान में वापस कांग्रेस का आना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। पिछले कुछ दिनों से ये चलन चल रहा था जिसको रिवाज का नाम दिया जा रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। तो एक बार कांग्रेस और दूसरी बार बीजेपी नहीं आती थी, एक बार कांग्रेस आती थी, दूसरी वसुंधरा राजे आती थी। देखिए, वसुंधरा राजे को जो लोग राजस्थान जानते हैं, राजस्थान के लोग सुन रहे होंगे, उन्हें तो खैर मालूम ही होगा, बाकी लोग भी जानते हैं, वसुंधरा राजे वहाँ की मास लीडर थी। वसुंधरा राजे में एक तो राजसी तत्व था जो हमारे भारत के लोगों को बड़ा पसंद आता है, और ख़ासतौर से राजस्थान जिसे राजपुताना कहते हैं और जहाँ पे फ्यूडल मानसिकता अभी भी काफ़ी हद तक है, तो वहाँ उन्हें महारानी साहिबा बहुत पसंद आती थी। वहाँ वसुंधरा राजे को रानी नहीं कहते, महारानी कहते हैं। वो न का इस्तेमाल न करके अण का इस्तेमाल वहाँ पे ज़्यादा होता है। घनश्याम तिवारी वहाँ नहीं होते, घनश्याम तिवाड़ी होते हैं वहाँ पे। खैर, तो वसुंधरा राजे को अलग थलग करना बीजेपी को सबसे ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। और कांग्रेस ने जो ये काम किया है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम किया है। ये सिर्फ औपचारिकता के लिए नहीं है कि अशोक गहलोत और सचिन को साथ खड़ा कर दिया। आप देखेंगे कि जब एयरपोर्ट पे अशोक गहलोत और सचिन पायलट और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं गोविंद डोटासरा वो खड़े हुए हैं, तो वो बहुत ही सहज मुद्रा में खड़े हुए हैं। सोनिया गांधी, राहुल, खड़गे जी, सबका मैसेज बड़ा क्लियर था कि देखो भाई, अगर तुम्हें जीतना है तो इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई तरीका नहीं है। ये जो पहले जिस तरह का पेनिसिलिन का इंजेक्शन हुआ करता था, वो पेनिसिलिन का इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा और हंसते हंसते लेना पड़ेगा। और दोनों इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। और ये बात अभी पता नहीं कहना चाहिए ठीक होगी कि नहीं, मगर ये बात सही है कि जो फैसला होगा, अगर कांग्रेस जीतती है तो विधायकों की सहमति से हाईकमान का फैसला होगा जी। इसलिए आज की तारीख में कोई ये नहीं सोच सकता कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इन दोनों में से कोई बनेगा या तीसरा बनेगा, कोई भी बन सकता है। तो लेकिन आप जब जीतोगे और 2024 जीत का ये आधार जो तैयार होगा उससे 2024 कांग्रेस जीतेगी तो सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, और हार जाओगे तो किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये मैसेज साफ साफ चला गया है जी। अब जरा सिंधिया साहब की बात थोड़ी सी हम कर लें क्योंकि बहुत ज़्यादा बात हो रही है जी। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो नेहरू जी पे और इंदिरा गांधी पे अटैक किया है वो उन्हें उल्टा पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने उनके दादाजी जियाजी राज सिंधिया को सबसे पहले जाके वहाँ राज प्रमुख की ग्वालियर में शपथ दिलाई थी। नेहरू ने शपथ दिलाई थी, उन्हें राज प्रमुख बनाया था। और उनकी दादी को, जिनका नाम विजया राजे सिंधिया है, उन्हें 1957 में 1957 में कांग्रेस का टिकट देकर
लोकसभा का सदस्य बनाया था, और वो इंदिरा गांधी थी जिन्होंने उनके पिता माधवराव सिंधिया को गिरफ्तार नहीं होने दिया था। जी, सिंधिया को ये बात समझना चाहिए, और शायद समझ भी रहे हैं या समझ जाएंगे कि जिस ठसक के साथ वो कांग्रेस में रहते थे वो बीजेपी में नहीं चल रही। वहाँ तो शिवराज सिंह चौहान भी उन्हें नहीं पूछ रहे, वहाँ तो मध्य प्रदेश के दूसरे नेता उनको नहीं पूछ रहे। मोदी जी और अमित शाह की बात तो बहुत ही अलग हो जाती है, और कांग्रेस में वो तीनों के साथ में बैठ के खाते थे, पीते थे, बात करते थे। राहुल के शब्द थे कि सिर्फ ज्योति ही एक ऐसे थे जो मेरे घर में कभी भी आ सकते थे। अब ज्योतिरादित्य को यह भी मालूम है कि उन्हें अपने बेटे जो हैं महाआर्यमन को स्थापित करना है, राजनीति में ही करना है, और वो तो कभी शाखा में भी नहीं गए। महाआर्यमन तो बीजेपी में चल नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल काम है। तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत ही गलत दांव खेल गए हैं। कांग्रेस के साथ इतना बेर वो जो कर रहे हैं, और खासतौर से नेहरू गांधी परिवार के साथ, वो उन्हें नुकसान कर जाएगा। जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कितना बड़ा दांव यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको लगता है कि खेल गए हैं? और सबसे बड़ी बात कि चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या नरेंद्र सिंह तोमर हो, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के नाम से आप देखिए कि एक नहीं बल्कि 3 वीडियो सामने आता है, और उसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया चर्चा में हैं। क्या ये जो नेता, कद्दावर नेता, वो भी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, ये अगर उसमें आते हैं, चर्चा में आते हैं, सुर्खियों में आते हैं, वो भी नेगेटिव वे में सुर्खियों में आते हैं, तो इसका असर मध्य प्रदेश में पड़ता हुआ दिखाई, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों में भी पड़ता हुआ दिखाई देता है क्या? राजस्थान, छत्तीसगढ़ या दूसरे राज्यों में, खासकर राजस्थान, छत्तीसगढ़ जो हिंदी पट्टी है, इन दोनों राज्यों में भी आप देखते हैं क्या कि इसका असर पड़ेगा बीजेपी के हिसाब से देखा जाए तो? राजीव जी, मुझे लगता है जो मेरी जानकारी और अनुभव है उसके मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश में भी नहीं है, केवल ग्वालियर चंबल इलाके में ही उनका प्रभाव है। मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ या राजस्थान में उनका निजी तौर पे कोई प्रभाव है। हाँ, उनकी बुआ का प्रभाव वहां जरूर है, महारानी साहब का प्रभाव जरूर होगा। जिस तरह की क्षुद्र भाषा उन्होंने अपने ट्वीट में कल लिखी थी, और जो हमला प्रियंका गांधी पर किया था, उससे लोगों में बड़ी चर्चा है। लोग कह रहे हैं भाई, वो प्रियंका ये भी याद दिला सकती थी कि यही ज्योतिरादित्य सिंधिया है जिनके पिताजी के बारे में उनकी दादी ने, राजमाता विजया राजे ने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद मुखाग्नि का काम मेरा बेटा नहीं करे। उन्होंने जिक्र नहीं किया। ये भी जिक्र किया जा सकता था कि राजमाता सिंधिया ने माधवराव सिंधिया से कहा था कि तुम मेरे महल में या मेरे घर में रहते हो तो उसका किराया दो। हालांकि किराए के रूप में उन्होंने 1 रुपया मांगा था प्रतीक के रूप में, ये भी बातें थी। लेकिन मुझे लगता है कि जो जवाब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके दिया, अगर वो नहीं देते तो उनकी मुसीबत थी, और देते तो भी मुसीबत थी। बड़े फंसे थे, तो उन्होंने जवाब दिया, और जवाब में जो भाषा इस्तेमाल की उससे कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया का सम्मान नहीं बढ़ा। लोगों को याद हुआ, रिकॉल हुआ कि ये खानदान कैसा रहा है, इस पर क्या क्या इल्जामात रहे हैं, क्या क्या उन्होंने कहा। तो ये उन्हें मुझे लगता है कि ये उनका बूमरैंग होगा, उनके खिलाफ ही ये बात जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया वो नेता है मध्य प्रदेश के जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के सांसद हैं, राज्यसभा में गए, केंद्रीय मंत्री हैं, और उन्हें चुनाव नहीं लड़ना पड़ रहा है तोमर जी की तरह या प्रहलाद पटेल की तरह चुनाव नहीं लड़ना पड़ रहा है। इसके जवाब में उन्होंने लगातार, जैसे शिवराज सिंह ने करीब 160 मीटिंग की हैं चुनाव प्रचार में, उन्होंने करीब 80 मीटिंग की थी। अब तक उनका कामकाज ठीक ठाक चल रहा था। अब लोग तो ये भी कहते हैं कि आखिर तोमर जी से कोई दुश्मनी क्या सिंधिया गुट की है? तोमर जी के बेटे के बारे में जो जो बातें उड़ रही है उन्हें कौन फैला रहा है? ये लोग ये बात मानने को तैयार नहीं कि कांग्रेस के लोग तोमर जी के बेटे के बारे में इस तरह के वीडियो वायरल कर रहे होंगे। कोई ये मानने को तैयार नहीं। अच्छा, जो लोग कुछ शुभ चिंतकों की सलाह थी जिसके आधार पर तत्काल FIR लिखाई गई कि षड्यंत्र हो रहा है, तोमर जी को बदनाम करने के लिए झूठे दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं, झूठे वीडियो पेश किए जा रहे हैं ताकि उसका प्रचार प्रसार न हो। लेकिन फिर भी लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी चुनाव के वक्त हो सकता है आज रात को या कल एक आध वीडियो और आ जाए, और ये वीडियो मतदान में नरेंद्र सिंह तोमर की बहुत बुरी स्थिति में ला सकते हैं। ये वीडियोस, जो वीडियो क्लिप्स हैं,
और ये तक कहा जाने लगा है कि नरेंद्र सिंह तोमर की स्थिति अपने चुनाव क्षेत्र में दिमनी में तीसरे नंबर की होगी। अगर ये सारी चीजें हुई तो जाहिर है ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बढ़ेगा पार्टी में, वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके पीछे जो लेग पुलिंग होगी वो भी कम नहीं होगी। देखिए मध्य प्रदेश बीजेपी में जितने भी 3 बड़े गुट हैं, तो 3 में से 2 गुट का कारण तो महाराज खुद है। शिवराज के सामने जो महाराज गुट है वो महाराज ही हैं, और नाराज गुट है उसके प्रणेता भी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही, क्योंकि उन्हीं के कारण लोगों में नाराजगी रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी में आने के बाद जिस तरह अपने मनमाने फैसले थोपे और सरकार को मजबूर किया कि उन फैसलों पर चले, उससे बीजेपी ने तात्कालिक रूप से तो दंडवत कर लिया, वो बातें मान ली, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीजें अब तक बीजेपी के लोगों में उसका विरोध घुल मिल रहा है, खोल रहा है कि क्या होगा। और आप देखिए कि चुनाव में नतीजे, जो उपचुनाव में 28 सीटें थी, 28 सीटों पर जब उपचुनाव हुए थे 2020 में, उनमें भले ही 19 पर बीजेपी आ गई हो, लेकिन उन सभी सीटों पर इस बार जो नतीजे आएंगे वो देखने लायक होंगे कि जहां दल बदलुओं को जीत मिली थी उनकी स्थिति क्या है, ये बड़ी उल्लेखनीय बात होगी। तो इस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद भी तय होगा, शिवराज सिंह चौहान का कद तय हो चुका है, बाकी नेताओं का कद तो अपने आप ही बढ़ने के बजाय घटता जा रहा है। ऐसा लगा कि आप केंद्र में मंत्री हैं, 5 बार के सांसद और विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं, जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। एक तरह से नरेंद्र मोदी प्रतिभाशाली लोगों को अपने संगठन में और सरकार में तवज्जो नहीं देना चाहते, इससे ये बात भी साबित होती है। राजीव जी, नरेंद्र मोदी की बात और ये इस पर कई बार चर्चा होती है। जरा प्रशांत टंडन जी, आप कैसे देखते हैं, खासकर राजस्थान के चुनाव को देखा जाए और तेलंगाना के चुनाव को देखा जाए, क्योंकि अब ये दोनों राज्यों के चुनाव, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के चुनाव तो कल अब समाप्त हो जाएंगे, लेकिन तैयारियां छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की अगर देखी जाए कांग्रेस के हिसाब से, तो उसको आप कैसे देखते हैं? और अब आगे राजस्थान में जैसे राहुल गांधी ने आज कदम रखा है और एक नहीं 3 जनसभाएं करना, और अभी बहुत सारी जो जनसभाएं अभी होनी है वो बाकी हैं, 22 तारीख तक की जो सूचना है वो ऑलरेडी सामने है, हम लोग उस पर चर्चा कर चुके हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, शकील जी ने सही कहा कि अब जो फोकस है वो राजस्थान में है, और यहाँ पे एक बार फिर मैं बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की तुलना करना चाहता हूँ। कल की पोलिंग के बाद कांग्रेस के कई नेता अपने अपने राज्यों से फ्री हो जाएंगे और वो भी राजस्थान आएंगे। भूपेश बघेल एक बड़े ओबीसी नेता के तौर पे उभर रहे हैं, वो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, इनकी उपयोगिता राजस्थान में भी है, लेकिन बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को राजस्थान नहीं ला सकती, या रमन सिंह को राजस्थान नहीं ला सकती, या नहीं लाएंगे। तो ये यहाँ पे भी एक डिसएडवांटेज उनको है। दूसरी चीज देखिए, मोदी साहब कल जब पोलिंग होगी और शाम तक कुछ ना कुछ एजेंसीज के थ्रू प्रधानमंत्री को तो कम से कम मालूम पड़ जाएगा कि वोटिंग कैसी हुई, और कुछ अंदाज हम लोगों को भी लग जाएगा। तो परसों जो भाषण देंगे मोदी साहब, वो एग्जिट पोल होगा कल के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनावों का। और कांग्रेस का देखिए यहाँ पे जो मोदी साहब ने भी क्या किया, जो अभी आपने जो बाइट सुनाई शुरुआत में मोदी साहब की, जिसमें वो एक बहुत हिंसक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी साहब राजस्थान में अपने आखिरी दांव यानी ध्रुवीकरण में पूरी तरीके से आ चुके हैं। जिस स्पीच का छोटा हिस्सा आपने सुनाया, वो पूरी स्पीच ऐसे ही वक्तव्यों से भरी हुई थी। तो ये तय हो गया है कि मोदी साहब राजस्थान में ध्रुवीकरण को ही पे ही भरोसा है। अब ध्रुवीकरण चलेगा
तो सीटें आएंगी, नहीं चलेगा तो सीटें नहीं आएंगी। यानी आखिरी दांव मोदी साहब ने कल की रैली के बाद से अपना खेल दिया है। राजीव जी, आखिरी दांव, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, क्या ये दांव कारगर साबित होगा? हमने कर्नाटक में देखा इस दांव को कारगर साबित नहीं होते हुए। क्या कर्नाटक की तरह रिजल्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बाकी तमाम तीनों राज्यों के और भी बचे हुए वहाँ भी वैसे ही होंगे? ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आने वाले समय में 3 दिसंबर को जब आप और हम सब बैठेंगे और ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो उसमें सब कुछ नज़र हम सबको आ ही जाएगा। लेकिन बहुत दिलचस्प है, बहुत मज़ेदार है ये चुनाव, और इस चुनाव में अभी बहुत कुछ बाकी है। कल आपके साथ हम सुबह 10 बजे से रहेंगे और लगातार चुनाव की गतिविधियों पर कहाँ